आज हम आज हम एक बिल्कुल फ़र्क डायरेक्शन में चलेंगे, एक नई डायरेक्शन में। अभी तक हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर विज़न कर रहे थे, बट over the last decade or maybe last 15 years, traditional computer vision has been drastically disrupted by something called deep learning. और जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ट्रेडिशनल तरीके थे, ट्रेडिशनल सोच थी, वो इतने सालों पे बनी हुई थी, काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ गई जब डीप लर्निंग डेवलप हुई है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल सोचने के तरीके बिल्कुल ज़ाया हो गए, ज़ाया नहीं हुए, पर उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। डीप लर्निंग की जो डीप लर्निंग आप यू कैन से कि एक यलगार थी, एक अटैक था ऑन ऑल फील्ड्स, नॉट जस्ट कंप्यूटर विजन, लेकिन कंप्यूटर विजन काफ़ी ड्रास्टिकली इफेक्ट हुई थी। सो इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर विजन प्रैक्टिशनर टू नॉट नो डीप लर्निंग। आप डीप लर्निंग को अवॉइड नहीं कर सकते। सो लेट्स सी कि ये डीप लर्निंग क्या चीज़ है, क्यों करनी पड़ी हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोस्ट कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स नाउ डेज आर बीइंग सॉल्व्ड थ्रू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बायोलॉजिकल ब्रेन्स जिस तरह फंक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल ब्रेन्स जिस तरह चीज़ों को सीखते हैं, इस प्रोसेस को मिमिक करती है या कोशिश करती है मिमिक करने की, ठीक है, कॉपी करने की। और डीप लर्निंग से बनी हुई सॉल्यूशंस जो हैं वो अगेन इंक्रीजिंगली ऐसा हो रहा है कि वो ह्यूमन परफॉर्मेंस को भी बीट करने लग गए हैं। सो you just can't avoid deep learning anymore. डीप लर्निंग है क्या? अच्छा, अब आप लोगों ने मेरे साथ रहना है क्योंकि टॉपिक नया है, कुछ टर्मिनोलॉजी नई होगी, नोटेशन थोड़ी डेंस होगी, मैथमेटिक्स डेंस नहीं है। आप इस कोर्स में आज के लेक्चर से ज़्यादा डेंस मैथमेटिक्स पहले ही कर चुके हैं। मैथमेटिक्स डेंस नहीं है, ज़रा टर्मिनोलॉजी डेंस है, टर्मिनोलॉजी ज़रा नई है, तो बस मेरे साथ रहिएगा और जैसे ही कुछ भी नहीं समझ आता मुझे रोक लीजिएगा। नाउ इमेजिन कि आपके पास एक डेटा सेट है। बाय डेटा सेट आई मीन आपके पास कुछ इनपुट्स हैं और आपके पास कुछ टारगेट्स हैं, ठीक है। और आप चाहते क्या हैं कि जो आपके इनपुट वेक्टर लेट्स से x1 है, आप चाहते हैं कि x1 पे मेरे पास कोई फंक्शन हो जिसको मैं x1 फीड करूं एज इनपुट, तो मेरे पास जो आउटपुट निकले वो टारगेट t1 के करीब हो, या तो टारगेट t1 के बराबर हो या एज नियर एज पॉसिबल हो। जब मैं इनपुट x2 दूं तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट वैल्यू थी t2 उसके करीब आ जाए आंसर, एंड सो ऑन। सो यू हैव अ डेटा सेट ऑफ इनपुट्स, n इनपुट एग्जांपल्स हैं। फॉर एवरी इनपुट एग्जांपल यू हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट वैल्यू या वेक्टर, एंड यू वांट टू लर्न द मैपिंग फ्रॉम x स्पेस टू t स्पेस। इनपुट स्पेस से टारगेट स्पेस की कोई मैपिंग होती होगी और आप वो लर्न करना चाहते हैं। मैं इसकी बहुत ही सादा अगर आपको एग्जांपल दें, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास आई हैव इनपुट्स, एक इनपुट है उसकी वैल्यू है 2, एक दफ़ा उसकी वैल्यू है 15, एक इनपुट की वैल्यू है 9, एक वैल्यू है -3, और जो सो ये मेरी इनपुट्स हैं x1 x2 x3 x4। जो मेरे टारगेट्स हैं वो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टारगेट है वो है 4, 15 के जो कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट है वो है 30, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट 18 है और -3 के कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट -6 है। नाउ एंड आई वांट टू लर्न अ फंक्शन जो इनको इन पे मैप करता है, और लेट्स से मेरा जो फंक्शन है ना उसकी जो फॉर्म है वो इस किस्म की है, w कोई स्केलर है मल्टीप्लाइड बाय जो भी x की वैल्यू आई थी, दैट्स माई फंक्शन, राइट। सो f ऑफ x इक्वल्स w इंटू एक्स। मुझे बताएं आप लोग, by just looking at this mapping, what do you predict? W की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये मैपिंग बहुत अच्छी रिप्रेजेंट हो जाए? What should be W star? W should be 2. So W star should be 2. That's the optimal W. ये सारे इनपुट्स को उस पर मैप। You have just performed machine learning. This is exactly what machine learning does. कि आपके पास इनपुट होती है, आपके पास टारगेट्स होते हैं, और आप कहते हैं कि अच्छा मुझे वो फंक्शन के पैरामीटर्स दो। फंक्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया था। थोड़ी सी चीटिंग की मैंने कहा फंक्शन ये है, इसी फॉर्म का है, w इंटू एक्स की फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर नहीं मैंने लिखा, एक्स क्यूब नहीं लिखा, मैंने बस आपका फंक्शन की जो फॉर्म है वो इस किस्म की है, लीनियर सी है। लेकिन ये w मुझे नहीं पता था क्या होना चाहिए था। ये w आपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने कहा कि ये 2 होना चाहिए। मशीन लर्निंग भी यही कहती है। मशीन लर्निंग कहती है कि आप मुझे इनपुट्स दे दें, टारगेट्स दे दें,
मैं जो भी आपके पैरामीटर्स हैं ना फंक्शन के, वो मैं आपको बता दूंगा कि जी ऑप्टिमल पैरामीटर्स क्या हैं. इज दैट क्लियर? दिस ओवरऑल बेसिक आइडिया कि मशीन लर्निंग करती क्या है, फंक्शंस के पैरामीटर्स लर्न करती है, ऐसे फंक्शंस जो मैप करते हैं इनपुट्स को टारगेट्स पे. इज दैट क्लियर? यस. ग्रेट. अच्छा, और तो यहाँ पे सेकंड बुलेट में यही बात लिखी हुई है कि नाउ अस्यूम कि आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम f1 है, उसमें इनपुट आप कोई वेक्टर x करेंगे और उसके जो पैरामीटर्स हैं, यहाँ मैंने सेमीकोलन डाला हुआ है, यानी उसके जो पैरामीटर्स हैं वो w1 है. सो सेमीकोलन के बाद मैंने पैरामीटर्स मेंशन किए हैं, इनपुट्स जो हैं सेमीकोलन से पहले हैं. सो यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड f1 दैट टेक्स एज इनपुट अ वेक्टर x एंड इट हैज़ पैरामीटर्स w1. ये भी एक वेक्टर हो सकता है, बहुत सारे पैरामीटर्स. जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये तो स्केलर इनपुट थी, स्केलर टारगेट थे, मेरा पैरामीटर भी एक ही था, सिंपल, वेरी सिंपल. लेकिन यू कुड हैव वेक्टर इनपुट्स और उनके लिए वेक्टर पैरामीटर्स हो सकते हैं. दैट्स फाइन. तो मैं जनरल टर्म्स में फिलहाल बात की है. और ये x को y पे मैप कर देगा. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप आइडियली यू वुड वांट योर पैरामीटर्स w1 टू बी सच दैट योर फंक्शन मैप्स इनपुट्स टू द टारगेट्स जो आपके पास डेटा सेट में थे टारगेट्स. ठीक है. कोई भी, अगर मैं आपको कहूँ कि जी पैरामीटर, फॉर एग्जांपल अभी इफरान ने कहा था कि w को 2 होना चाहिए था, अगर मैं कहता कि नहीं मेरे मुताबिक w को 10 होना चाहिए था, हाउ डू वी इवेल्युएट कि w की वैल्यू 2 ज़्यादा अच्छी है इस मैपिंग के लिए या w की वैल्यू 10 रख देना ज़्यादा अच्छा है इस मैपिंग के लिए? वेल, किसी भी पैरामीटर वेक्टर की उसको इवेल्युएट करने के लिए आप एक एरर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. और वो एरर फंक्शन ये है कि बेस्ड ऑन व्हाटएवर पैरामीटर्स यू हैड, आप ऐसा करें कि आप अपने पूरे डेटा सेट पे, सो n इक्वल्स 1 to n, आपके डेटा सेट में कितनी एग्जाम्पल्स थी? n एग्जाम्पल्स, राइट? सो यू कंप्यूट एन एरर. Isn't this the error for the nth example? कि आपके फंक्शन के मुताबिक जो आउटपुट निकली वो yn थी, nth एग्जाम्पल की yn, और जो टारगेट वैल्यू थी वो tn थी. इनका जो भी डिफरेंस है दैट्स द एरर. और वो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. और वो नेगेटिव एरर्स जो हैं वो सम करेंगे तो नेगेटिव एरर्स कुछ और पॉजिटिव एरर्स को कैंसिल कर देंगे, तो देयरफॉर हम स्क्वायर्ड एरर लेके आते हैं. ये टर्म आपने पहले देखी हुई है, इजंट दिस द सम स्क्वायर्ड एरर? यस सर. दैट्स जस्ट द सम स्क्वायर्ड एरर. ये पूरी जो टर्म लिखी हुई है सम स्क्वायर्ड एरर, हाफ कह देता हूँ क्योंकि हाफ लगाया हुआ साथ. दैट्स जस्ट द हाफ सम स्क्वायर्ड एरर. और ये सिर्फ ये कह रहा है कि और इसमें तो बाय द वे मैंने तो यहाँ w1 कहा था, और इस हाफ सम स्क्वायर्ड एरर में तो w नजर ही नहीं आ रहा कहीं. w कहाँ छुपा हुआ है? w कहाँ है इसमें? सर yn जो हम सोच कर खिला रहे हैं वो s और w. यस, yn जो है वो मेरे फंक्शन की वैल्यू थी. तो यहाँ पे ये मैंने अब yn को खोल के लिखा है कि yn ऐसे आया था कि मैं अपने फंक्शन f1 में से गुजारा nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल को xn, और उसके पैरामीटर्स w1 थे जो आपने मुझे यहाँ पे दिए थे शुरू में. फॉर एग्जांपल मैंने कहा, इफरान ने कहा था कि w2 रखें और मैंने कहा था w को 10 रखें. या अगर कोई वेक्टर था तो इफरान का कोई वेक्टर होता होगा या मेरा कोई वेक्टर होता होगा, जो भी है, जितने भी पैरामीटर्स हैं. ठीक है. अब होगा क्या, इसी एग्जांपल पे रहते हैं, छोटी वाली एग्जांपल पे, कि इफरान ने कहा था 2 रखें w को. तो जब 2 रखा w को, तो yn जो है 2 रख के जो yn आएंगे, क्या वो एग्जैक्टली t के बराबर नहीं आएंगे हर बारी? 4, 30, 18, -6. अग्रीड? और जब मैंने w को लेट्स से 10 रखा था, तो तब जो मेरे y आए होंगे, सो वो आया होगा 20, 150, 90 और -30. और जो एरर है ये इस टारगेट वैल्यू और जो मेरा फंक्शन आउटपुट कर रहा है इनको माइनस करेगा और स्क्वायर करेगा. इनके बीच में सम स्क्वायर एरर है ना, y और t के बीच में. अग्रीड? यस सर. सो whenever your outputs, whenever your function की value, whenever your output is far away from the target, आपका ये एरर काउंट हो जाएगा, इसको स्क्वायर करके सम कर देंगे. मेरे w की वैल्यू 10, उसके लिए एरर बहुत बड़ा आ जाएगा, और जो इफरान ने w की वैल्यू 2 रखी थी उसके लिए एरर 0 आ जाएगा क्योंकि वो परफेक्ट वैल्यू थी. और क्योंकि ये स्क्वायर्ड एरर का सम हो रहा है, एरर की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती. 0 इज़ द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू. ठीक है. सो इज़ इट क्लियर कि रिगार्डलेस, अब थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, रिगार्डलेस कि मैं
अपना जो फंक्शन y लेके आ रहा हूँ, जो आउटपुट y कंप्यूट कर रहा हूँ, वो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, जितना मर्जी मुश्किल, आसान, महंगा, सस्ता, जो भी है ये फंक्शन, इसके जो भी पैरामीटर्स हैं, रिगार्डलेस इसके जो, लेट्स से मैंने पैरामीटर्स अभी ड्रॉ नहीं किए, लेट मी ड्रॉ देम वंस अगेन, के और उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को के अच्छा और बुरे होने का जो मेजर है वो ये सम स्क्वेयर्ड एरर हम यूज कर सकते हैं। अग्रीड? यस सर। ओके, तो अगर मैं W स्टार फाइंड करना चाहूं कि व्हाट आर द ऑप्टिमल पैरामीटर्स देन, वेल इस कोर्स में ये चीज़ तो आप कर नहीं चुके। मैं चाहूँगा कि ऑप्टिमल W वो होगा जो एरर को मिनिमाइज करता होगा, और मिनिमाइजेशन कैसे करते थे हम, यानी अभी तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑप्टिमल W1 स्टार शुड बी द पैरामीटर्स दैट मिनिमाइज द एरर, ठीक है। और इस तरह से किसी फंक्शन के पैरामीटर्स को लर्न करना, इसे ही मशीन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि, बल्कि नहीं, पहले हम डीप लर्निंग देखते हैं क्या चीज़ है, बाद में देखेंगे कि लर्न कैसे करने हैं। अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर मिनिमाइज हो जाएगा ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W1 तो आपके पास ऑप्टिमल पैरामीटर्स आ जाएंगे। कैसे, बाद में देखेंगे। एक स्टेप आगे चलते हैं। अब इमेजिन करें कि आपके पास जो F1 पहले फंक्शन की वैल्यू आई थी ना, और आपने कहा था ये आउटपुट है। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ अपने फंक्शन को। आई कंपोज माई आउटपुट थ्रू टू फंक्शंस। मैं F1 को लेता हूँ, यानी x आया, x को इस फंक्शन में से गुजारा, इस फंक्शन की कोई आउटपुट आ गई, उस आउटपुट को अब मैंने एक और फंक्शन में से गुजार दिया। उस फंक्शन का नाम F2 है और उसके पैरामीटर्स W2 है। मेरे साथ हैं आप लोग कि नहीं? यस। तो मैंने दो फंक्शन बस कंपोज कर लिए, और अब F2 का जो आंसर है इसको मैं कह रहा हूँ y, ये मेरी आउटपुट है। तो इससे होगा क्या कि आई हैव जस्ट ऑब्टेन्ड अ मोर पावरफुल फंक्शन बाय कंपोजिंग टू फंक्शंस। आई हैव ऑब्टेन्ड अ मोर पावरफुल फंक्शन। ठीक है, अब क्या होगा? पहले आप इवैल्यूएट करते थे सिर्फ W1 को, नाउ यू विल इवैल्यूएट द पैरामीटर्स ऑफ बोथ फंक्शंस, क्योंकि मेरे ओवरऑल सारे पैरामीटर्स मिला के तो W1 W2 दोनों है ना। अब जो आपका एरर फंक्शन आएगा वो W1 और W2 की बेस पे होगा कि एक इफरान एक सेट देगा मुझे कि जी मेरे मुताबिक W1 W2 ये होने चाहिए। एक मेरे पास अपने W1 W2 है, एक एमन देती हैं, एक रिमशा देती हैं, जो भी आप लोग हर एक के अपने अपने कोई होंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट W1 W2? वेल उसके लिए हम एरर निकालेंगे, और एरर आप नोट करें एग्जैक्टली एज बिफोर है। वी डोंट केयर कि वाई एन कितने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से आया था। वी डोंट केयर कि वाई एन सिर्फ F1 से आया था, या वो F1 के बाद F2 के अंदर फीड हुआ, कंपोज हुआ, या वो F2 के बाद किसी F3 में फीड हुआ, या F3 के बाद किसी और। यानी नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स योर फंक्शन वॉज, ऑल आई केयर अबाउट व्हेन इवैल्यूएटिंग इज कि आपकी आउटपुट कैसी थी। क्या आपकी आउटपुट टारगेट के करीब थी तो स्क्वेयर्ड एरर 0 के करीब होगा। अगर ये टारगेट से दूर थी तो स्क्वेयर्ड एरर बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने y को रिप्लेस कर दिया वही कंपोज वैल्यू से। ये पहला आंसर आया, उस पहले आंसर को फीड किया हमने दूसरे वाले फंक्शन में, ये y आ गया। डर तो नहीं गए आप लोग? नो सर। ओके, और ऑप्टिमल पैरामीटर्स एज बिफोर, ऑप्टिमल पैरामीटर्स तो वही होंगे जो एरर को मिनिमाइज करते होंगे। तो ये आ गए। पिछली स्लाइड पे मैंने कहा था कि जब हमने एक ही फंक्शन और उसके पैरामीटर्स लर्न करने थे तो इसको मशीन लर्निंग कहते हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ ये भी मशीन लर्निंग ही है, क्योंकि फंक्शन है, उसके पैरामीटर्स आप लर्न कर रहे हैं, वही आर्गुमेंट सब कुछ, दिस इज मशीन लर्निंग। पर इट टर्न्स आउट कि जब आप ये फंक्शंस को कंपोज करते हैं ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो ट्रेडिशनल जो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स थी ना, दे weren't एबल टू लर्न गुड वैल्यूज फॉर W1 W2 W3। इस तरह जो है वेट्स की अच्छी वैल्यूज उनसे लर्न नहीं हो रही थी। कुछ मेथड्स आए इन द लास्ट 15 to 20 ईयर्स, कुछ मेथड्स आए जिन्होंने इस तरह कंपोज्ड फंक्शंस पे भी अच्छे W1 W2 W3 लर्न करना सीख लिए। तो ये जो सीक्वेंस में बहुत सारे फंक्शंस अगर आप कंपोज कर लें और उनके पैरामीटर्स को जब आप लर्न करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को, यानी व्हेन यू हैव मैनी फंक्शंस इन सीक्वेंस और उनके पैरामीटर्स भी आपने लर्न करने हैं अच्छे तरीके से, इस प्रोसेस को डीप लर्निंग कहने लग गए।
क्योंकि नाउ इंस्टेड ऑफ अ शैलो सिंगल फंक्शन, ये तो शैलो है, क्योंकि देखें एक x आया, x को आपने फंक्शन से गुजारा, आपको y मिल गया. नाउ यू हैव अ डीप आर्किटेक्चर. x आया, आपने उसको f1 में से गुजारा, f1 को f2 में से गुजारा, एंड यू केप्ट गोइंग, और लेट्स से fl आया और इसको आपने कहा ये मेरी आउटपुट है. तो दिस बिकेम अ डीप आर्किटेक्चर. इसलिए मशीन लर्निंग जो शैलो पे बहुत अच्छी चल जाती थी, वो डीप पे कुछ फेल होने लग गई, और डीप आर्किटेक्चर के लिए कुछ नए तरीके निकालने पड़े उन्हें, कुछ नए ट्रिक्स, ह्यूरिस्टिक्स निकालने पड़े. उन सारे ट्रिक्स और ह्यूरिस्टिक्स को हमने एक नई फील्ड का नाम दे दिया, वो डीप लर्निंग कहलाने लग गई. ठीक है. सो डीप लर्निंग इज मशीन लर्निंग बट फॉर डीप आर्किटेक्चर्स. एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके. अब देखते हैं मिनिमाइजेशन. मैंने कहा था ना कि ये W1 स्टार और W2 स्टार ये एरर फंक्शन को मिनिमाइज करके मिल जाएंगे. आप लोगों ने मिनिमाइजेशन पहले देखी हुई है क्या? आप लोगों ने जो मिनिमाइजेशन देखी है उसमें लेट्स से आपका फंक्शन ई है और उसके कोई पैरामीटर्स हैं थीटा, एंड यू वांट टू फाइंड द पैरामीटर्स थीटा दैट मिनिमाइज ई. डू यू रिमेंबर कि दिस वाज द कंडीशन फॉर मिनिमाइजेशन, कि मिनिमम पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो होगा. Yes, sir. सो मशीन लर्निंग इसी पे चलती है, डीप लर्निंग इसी कंडीशन पे चलती है. ठीक है. कि आप अपना फंक्शन ई लें, उसके पैरामीटर्स के हिसाब से डेरिवेटिव लें. नाउ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. अभी तक इस कोर्स में हमारे पास जो एरर फंक्शन आते थे ना, वो हमारे एरर फंक्शंस ना क्वाड्रेटिक किस्म के होते थे. इस किस्म के जितने भी हमने देखे हैं इस कोर्स में, जितने भी एरर फंक्शन देखे हैं, स्ट्रक्चर टेंसर के लिए हो, होमोग्राफी के लिए हो, फंडामेंटल मैट्रिक्स के लिए हो, किसी के लिए भी हमारे जितने भी एरर फंक्शन देखे हैं इस कोर्स में, वो सारे क्वाड्रेटिक किस्म के थे. विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स वो क्वाड्रेटिक से थे. वो उनकी इस किस्म की शेप बनती थी. ये मैंने 1D में बना दिया, 2D में एक बोल सा बन जाएगा एंड सो ऑन. उनमें तो वाकई ये आप सिर्फ ये यहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल जीरो कंडीशन वाकई आप सेट करें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर पैरामीटर्स, एंड यू हैव योर थीटा स्टार, कि यहाँ पे ऑप्टिमल पैरामीटर्स होंगे इस जगह पे. लेकिन अब हम ये जो हमारे पास अब जो फंक्शंस आने लगे हैं ना, अब सो फार ये सिचुएशन थी. अब सिचुएशन ये है, आपके पास अब जो फंक्शंस आएंगे, अगर मैं 1D में ड्रॉ करूं, दे विल लुक लाइक दिस. They're terribly well behaved. They're terribly क्या कहेंगे, ill behaved. ठीक है. बहुत अजीब फंक्शंस होंगे, क्योंकि इसमें आप देखें कि यहाँ भी ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ भी ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ पे. सो देयर विल बी मैनी लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, और आप किसी में फंस सकते हैं. ठीक है. तो इसमें होगा ये कि देयर विल बी वेरी लिटिल होप, ऑलमोस्ट नो होप ऑफ रीचिंग अ ग्लोबल मिनिमम. ये था ग्लोबल मिनिमम. यहाँ पे शायद हम नहीं पहुँच सकेंगे. तो हमारी कोशिश होगी हम किसी एक्सेप्टेबल लोकल मिनिमम पे ज़रूर पहुँच जाएं. इधर पहुँच जाएं, इधर पहुँच जाएं, किसी ना किसी लोकल मिनिमम पे. डीप लर्निंग का मकसद ये है कि आप अपने एरर फंक्शन के किसी ना किसी लोकल, किसी अच्छे लोकल मिनिमम पे पहुँच जाएं. ठीक है. तो इसमें हम इक्वल टू ज़ीरो करके कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे. विद डीप लर्निंग एंड इवन विद मशीन लर्निंग आप करते क्या है कि आप एक लोकल मिनिमम पे पहुँचना चाहते हैं, और उसके लिए आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं. ग्रेडियंट डिसेंट उसी ग्रेडियंट को यूज़ करता है जो आपकी कंडीशन थी ना, यहाँ पे ग्रेडियंट इक्वल जीरो, उसी ग्रेडियंट को यूज़ करता है, लेकिन इटरेटिवली सीक्वेंस में चलता है. ये कहता है कि मेरे पास टाइम टाओ पे कुछ पैरामीटर्स मौजूद हैं. ठीक है. लेट्स से मैंने इनिशियलाइज़ कर लिए थे अपने पैरामीटर्स, रैंडमली इनिशियलाइज या जिस तरह भी है, मेरे पास किसी तरह से टाइम टाओ पे अपने पैरामीटर्स का कोई एस्टिमेट है. उन पैरामीटर्स की बेस पे मैं ग्रेडियंट इवैल्यूएट करता हूँ. सो ये मैंने अपने एरर फंक्शन का ग्रेडियंट इवैल्यूएट किया है एट थीटा टाउ. राइट. सो फॉर एग्जांपल ये नोटेशन से तो आप फेमिलियर होंगे. अगर मेरे पास फंक्शन था y इक्वल्स 2x² - 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx इक्वल्स 4x - 3. और तो ये तो उसकी एक्सप्रेशन है. पर अगर मैं कहूँ कि मैंने इवैल्यूएट करना है dy/dx, इवैल्यूएट किया एट x इक्वल्स -1,
तो मैं इस एक्सप्रेशन में 4 इंटू -1 करूँगा, -3 आएगा, दिस विल बी -7। ये अब आपने अपना जो भी फंक्शन है उसको इवेल्युएट कर दिया है किसी वैल्यू पे। सिमिलरली आपके पास एरर फंक्शन का भी कोई डेरिवेटिव होता होगा, उसको मैं इवेल्युएट करता हूँ बेस्ड ऑन जो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ मेरे पास अभी पड़ी हैं, अच्छी हैं बुरी हैं जैसी भी हैं, उन पे मैं इवेल्युएट करता हूँ। ये एक नंबर्स का वेक्टर आएगा या ये न्यूमेरिक फॉर्म में हो जाएगा, ये सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं रहेगी जब मैं इवेल्युएट करती हूँ। ग्रेडियंट डिसेंट का स्टेप सिर्फ ये है, न्यू पैरामीटर्स, इसको लिखता जाता हूँ, न्यू पैरामीटर्स इक्वल्स ओल्ड पैरामीटर्स माइनस दिस इज समथिंग कॉल्ड लर्निंग रेट, स्टेप साइज भी कहते हैं, लर्निंग रेट भी कहते हैं, टाइम्स दिस पार्ट इज ग्रेडियंट। ठीक है, सो आप हमेशा ग्रेडियंट एक वेक्टर होगा, आप नोटिस दिस माइनस साइन ओवर हियर, आप ग्रेडियंट की नेगेटिव डायरेक्शन में जंप्स लगा रहे हैं, यानी आप थीटा आपको पुरानी वैल्यूज पड़ी थी, पुरानी वैल्यूज प्लस समथिंग किया है, प्लस समथिंग क्या है, यू एडेड टू योर ओल्ड पैरामीटर्स द नेगेटिव ऑफ दिस ग्रेडियंट, लेकिन स्केल किया हुआ था। सो इसको ऐसे देखें, अगर 2D में होते हम, ये ऐसे कि जैसे आपका कोई जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो ये है, इवेल्युएट कर लिया था आपने, ठीक है, और फिर आपने उस ग्रेडियंट वेक्टर को स्केल कर दिया ईटा से, और ईटा अक्सर बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो होगा कि आपके पास लेट्स से इसी डायरेक्शन में एक छोटा वेक्टर आ जाएगा, और उसके बाद आप उसको माइनस करेंगे, यानी यू विल मूव इन द नेगेटिव ऑफ दैट डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर आप पहले इस रेड पॉइंट पे बैठे थे कि ये आपके रेड पॉइंट रिप्रेजेंट्स योर पुराने पैरामीटर्स, तो आपके जो नए पैरामीटर्स हैं वो ये होंगे नए टाइम, एंड यू कीप डूइंग दिस, यू कीप डूइंग दिस until you reach some acceptable local minimum. Is that clear? इससे तो डर गए होंगे मुझे लगता है। यस सर, थोड़े से। तो कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई कंसर्न, कोई बात दोबारा समझा दूं? नहीं सर, अभी तक क्लियर है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक जो ओवरऑल आइडिया है ना वो ये है कि जब मैं कहता था आपसे कि मेरे पास फंक्शंस हैं और फंक्शंस के पैरामीटर्स हैं, इसके W1 पैरामीटर हैं, इसके W2 हैं, इसके WL हैं, जो भी हैं, तो मैं अपने सारे पैरामीटर्स को कंबाइंड, अब मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हैं पैरामीटर्स, लेट्स जस्ट कॉल देम थीटा, एक सेट है जैसे, ठीक है, और हम थीटा स्टार तक पहुँचने के लिए ये इटरेटिव एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, और वो ग्रेडियंट्स इनके हिसाब से होंगे W1, W2, WL के हिसाब से, एंड इवेंचुअली यू रीच लोकल मिनिमम। नाउ देयर इज अ रीज़न कि मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। देयर आर 2 रीजंस। रीजंस आर कि जो मॉडर्न डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स है ना, जिनके साथ आप लोग काम करेंगे, पाईटॉर्च हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, जो भी मॉडर्न डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं, वो ग्रेडियंट डिसेंट से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज़ करते हैं लोकल मिनिमम तक पहुंचने के। उन मेथड्स में जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, एडम है, दिस सीम्स टू बी द मोस्ट पॉपुलर, एडम, एडाग्रैड और भी हैं, और उन्हीं फ्रेमवर्क्स में सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट भी इंप्लीमेंट हुआ होता है, यानी आप ग्रेडियंट डिसेंट करना चाहते हैं आप इससे कर लें, आपने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड करना है आप उनसे कर लें। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टेल द फ्रेमवर्क कि मैंने कौन सा मेथड यूज़ करना है। यू डोंट नीड टू नो कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है, यानी यू डिडंट नीड टू नो दिस, जो मैंने आपको भी बताया है। यू डोंट नीड टू नो कि एडम कैसे मिनिमम पे पहुंचेगा, यू डोंट नीड टू नो एडाग्रैड मिनिमम पे कैसे पहुंचेगा, बस पहुंच जाएगा किसी ना किसी मिनिमम, ठीक है। लेकिन इट हेल्प्स टू नो कि ये किस तरह से चल रही है चीज़, ठीक है। देखें, मैं आपको सिर्फ उतनी डीप लर्निंग कराऊंगा जो एक कंप्यूटर विजन प्रैक्टिशनर ताकि डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करना शुरू कर सके। अगर आपने प्रॉपर डीप लर्निंग सीखनी है तो यू हैव टू टेक अ कोर्स, या इसको कोई किताब पढ़नी पड़ेगी या कुछ देखना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। मैं ओवरऑल आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ कि देर आर सम मेथड्स जो आपको थीटा स्टार दे देंगे, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। देर आर सम मेथड्स फ्रेमवर्क्स में इंप्लीमेंट हुए हैं, ग्रेडियंट डिसेंट इज वन ऑफ देम, एडम इज वन ऑफ देम, एडाग्रैड इज वन ऑफ देम, देर आर अदर्स, यू जस्ट नीड टू कॉल दोज मेथड्स और वो आपको थीटा स्टार दे देंगे, एंड ऑफ स्टोरी। दूसरी बात, ये जो एरर फंक्शन का डेरिवेटिव है, सो फार इन द कोर्स हमने ये डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते आए हैं। अग्रीड, स्ट्रक्चर टेंसर की बारी, वेरिएशनल मेथड्स के अंदर भी हमने वो ऑयलर लग्रांज इक्वेशंस में वो डेरिवेटिव्स एक्सप्लिसिटली हमने कंप्यूट किए थे,
याद है आपको? यस सर। हाँ, थ्रू आउट द कोर्स हम जब कोई फंक्शन लेके आते थे, हम उसका डेरिवेटिव भी पूरा डिराइव करते थे और फिर वो इंप्लीमेंट होता है डेरिवेटिव, उसकी बेस पे सारा सोल्यूशन निकलती है एंड सो ऑन। अब एक चेंज आने लगा है, आपका जो एरर फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, मॉडर्न डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में या आपके नॉर्मल पाइथन में, मुझे पैकेज का नाम भूल रहा है, आई थिंक इट्स कॉल्ड ऑटोग्रैड। आप इंपोर्ट ऑटोग्रैड कुछ करें, आई एम नॉट श्योर। अरबिश या अदीला, आप लोग हैं अभी मीटिंग में? सर ऑटोग्रैड होता है। ऑटोग्रैड है राइट? जी सर, ऑटोग्रैड। ऑटोग्रैड। सो देर आर फंक्शंस जो, देर आर रूटीन्स, लाइब्रेरीज जो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर वो बड़े इजीली आपको कंप्यूट करके उसका जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में वेक्टर आता है वो सब दे देंगे। सो यू डोंट इवन नीड टू नो कि डेरिवेटिव्स कैसे कंप्यूट करने हैं, ठीक है? इन ये जो कंपोज करेंगे हम फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं, दे नॉट ईजी डेरिवेटिव्स, दे वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट फॉर्चुनेटली यू डोंट नीड टू नो द प्रोसेस, जस्ट कॉल ऑटोग्रैड या यूज ऑटोग्रैड और वहाँ से डेरिवेटिव भी आ जाएगा। सो यू डोंट नीड टू नो हाउ टू compute derivatives, you don't need to know how to implement a gradient descent or some flavor of gradient descent in order to reach the local minima. Modern deep learning frameworks will help you out on this. All you need to do is you need to implement the error function for your problem. For example, हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि इनपुट्स को मैंने टारगेट्स पे मैप करना था और उस पर मेरा जो एरर फंक्शन था वो सम स्क्वेयर्ड एरर था। दैट्स ऑल आई नीड टू इम्प्लीमेंट। अगर मैं कोड में ये इंप्लीमेंट कर दूं कि मेरी प्रॉब्लम पे जो एरर है वो इस तरह सम स्क्वेयर्ड एरर से निकलेगा, दैट्स इट। आगे डेरिवेटिव्स वो खुद कंप्यूट करेगा, ग्रेडियंट डिसेंट मिनिमाइज करके W1 ग्रेडियंट डिसेंट करके ऑप्टिमल W1 स्टार वो मुझे खुद ला के देगा डीप लर्निंग फ्रेमवर्क। एंड दिस इज ट्रू फॉर शैलो नेटवर्क्स, दिस इज ट्रू फॉर डीप आर्किटेक्चर्स एज वेल। आप बस मुझे x की बेस पे y निकालना सिखा दें और आप मुझे ये बता दें कि जब y आ जाता है तो y का एरर कैसे निकालना है, ये इंप्लीमेंट कर दें। अब आप मेरे पे छोड़ दें, मैं आपको W1 W स्टार, W1 स्टार, W2 स्टार ये सब कुछ दे दूंगा, जितने भी आपके W थे। क्लियर? यस सर। कुछ डर कम हुआ या ज़्यादा कंफ्यूज हो गए आप? कम हुआ। कम हुआ, गुड। अगेन देखें, इन अ प्रॉपर डीप लर्निंग कोर्स आप ये ग्रेडियंट डिसेंट की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। इन अ प्रॉपर डीप लर्निंग कोर्स आप ये ग्रेडियंट कंप्यूटेशन, ये सारा कुछ की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, बट वी डोंट नीड इट हियर। इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स दे कैन हेल्प, बट यू डोंट रियली नीड दैम, ठीक है? ओके, अच्छा, अब आते हैं ये जो मैं फंक्शंस कही जा रहा हूँ ना बार बार, F1 F2 FL। डीप लर्निंग जिस तरह से ये फंक्शंस बनाती है, या मशीन लर्निंग में अक्सर ये फंक्शंस जिस तरह बनते हैं, उस आर्किटेक्चर को न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। और न्यूरल नेटवर्क का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक न्यूरॉन है। जस्ट लाइक वी हैव रियल न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन्स, देयर इज़ अ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दीज न्यूरॉन्स। बहुत ही पुअर मॉडल्स होते हैं ये जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, दे आर रियली पुअर मॉडल्स ऑफ द रियल न्यूरॉन। रियल न्यूरॉन बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, इट्स हार्ड टू इवन नो कि वो क्या क्या कर रहा है, और जो पता भी है वो मॉडल करनी आसान नहीं है। तो एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन ये पिछली कोई आई थिंक ओवर द लास्ट 70 ईयर्स आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ने अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी कोई ख़ास चेंज नहीं की। यानी मशीन लर्निंग का प्रोग्रेस न्यूरॉन्स पे, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पे कोई ख़ास नहीं है। अभी भी हम बहुत ही बेसिक न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं। रिगार्डलेस, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को देखते हैं कि वो क्या करता है। एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन इज़ अ वेरी सिंपल फंक्शन। आपने अब इसको ये सोचना बंद कर दें कि वो मेरे दिमाग में न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, आपस में सिग्नल भेजते होंगे, केमिकल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, पता नहीं क्या क्या होता होगा। यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे। थिंक ऑफ अ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन। जिसको मैं न्यूरॉन कह रहा हूँ, इट्स जस्ट अ फंक्शन। जब भी मैं न्यूरॉन कहूँगा आप कहें फंक्शन, इट्स जस्ट अ फंक्शन, बट इट्स अ नॉन लीनियर फंक्शन। एक लीनियर फंक्शन तो ऐसा होता है, वो लाइन ड्रॉ हो सकती है, दैट्स अ लीनियर फंक्शन, दैट्स अ लीनियर फंक्शन, दिस इज अ लीनियर फंक्शन, दिस इज, ये सब लीनियर फंक्शंस हैं। नॉन लीनियर फंक्शन इस तरह का हो सकता है, नॉन लीनियर फंक्शन ऐसा हो सकता है, नॉन लीनियर फंक्शन ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, जो मैंने 3 बनाए हैं, इनमें से 2 जो हैं उनमें खास प्रॉपर्टी है जो तीसरे में नहीं है, कोई बता सकता है? चलिए मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। स्मूथनेस 2 में है, 1 में नहीं है। किसमें नहीं है?
सर जो राइट पे बॉटम है उसमें नहीं है। या दिस इज नॉट स्मूथ, दिस इज नॉट इवन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो असल में जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन ये वाला जो डिसकंटिन्यूअस नॉन स्मूथ स्टेप फंक्शन इसे कहते हैं, स्टेप फंक्शन। असल में एक न्यूरॉन जो थे ना, शुरू में जो डेवलप हुए थे न्यूरॉन्स या जो फंक्शंस थे, वो ये स्टेप फंक्शन थे, जिस पे आप कहते थे कि अगर मेरी इनपुट जो है, मैं अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं, अगर मेरी इनपुट वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैं 1 आउटपुट करता था, और अगर मेरी इनपुट वैल्यू 0 से कम है तो मैं 0 आउटपुट करता था। इसे स्टेप फंक्शन कहते हैं। पर ये कंटिन्यूस नहीं था, स्मूथ नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव कंप्यूट नहीं हो सकता। इसका डेरिवेटिव इनफैक्ट हर जगह 0 ही है और एक जगह पे है ही नहीं। वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कंप्यूट नहीं हो सकता, अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि इस सादा एग्जांपल पे जाते हैं। ये मेरा एरर फंक्शन था और मैंने कहा था मैंने मिनिमाइज़ करना था। मिनिमाइज़ करने के लिए मैं ग्रेडियंट डिसेंट लाया था। अग्रीड? मेरे साथ हैं आप लोग? ग्रेडियंट डिसेंट, यस। ओके। इसका मतलब ये है कि मैं एरर फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तभी ये डेरिवेटिव आया होगा ना मेरे पास। यस सर। नाउ इमेजिन कि ये जो मेरा आउटपुट फंक्शन था y, ये स्टेप फंक्शन था। f1 वाज अ स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो तो कंटिन्यूस भी नहीं है, तो डेरिवेटिव कंप्यूट ही नहीं होना था। स्टेप फंक्शन अगर मैं यहाँ रखता, डेरिवेटिव कंप्यूट ही नहीं होना था। जहाँ होना था वहाँ 0 आने थे डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव 0 आते तो ये टर्म सारी 0 होती, और अगर ये 0 रहती टर्म तो लर्निंग कहाँ होनी थी? न्यू थीटा वुड हैव बीन द ओल्ड थीटा माइनस 0। सो मशीन लर्निंग को इनेबल करने के लिए यू नीड सम स्पेशल काइंड्स ऑफ फंक्शंस, और उनमें पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। इस तरह क्यों? स्मूथ होने चाहिए, ताकि मैं उनको डिफरेंशिएट करके किसी अच्छी पैरामीटर वैल्यू पे पहुंचने की ताकत तो हो मेरे पास। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क्स टुडे, स्पेशली डीप नेटवर्क्स में, जो मोस्ट कॉमन फैमिली है फंक्शंस की, वो ये है, उसको रिलू फंक्शन कहते हैं। इट स्टैंड्स फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना तो ये इस तरह का फंक्शन है कि आपके पास ये आपके एक्सेस हैं, ये आपकी इनपुट वाला एक्सेस है ए मैं जिसको कह रहा हूँ, और रिलू फंक्शन इस तरह का होता है कि इट्स जस्ट अ लीनियर फंक्शन। बिल्कुल y इक्वल्स एक्स वाली लाइन नहीं होती, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट है। y इक्वल्स एक्स वाली लाइन लीनियर, इसका स्लोप भी 1 होता है, यानी डेरिवेटिव 1। लेकिन ये सिर्फ इस जगह पे है। ये रेक्टिफाइड को आप समझे, रेक्टिफाइड मीन्स के कट कर दिया आपने, यानी पॉजिटिव साइड पे तो इसकी वैल्यू बिल्कुल लीनियर है, लेकिन नेगेटिव साइड पे ये बिल्कुल 0 है। इफ a is less than 0 the output is 0, if a is greater than 0 the output is a। इट्स जस्ट अ लीनियर फंक्शन y इक्वल्स x जिसे कहते हैं आप, ठीक है। ये जो पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट, लेट मी चेंज द कलर। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स कि आपका न्यूरॉन फायर कर गया है। जिस तरह ब्रेन में, ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज होती है कि ब्रेन के अंदर जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो एक्चुअल बिजली ही होती है जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है। तो वो ऐसे है कि इट हैज़ फायर्ड एंड टोल्ड द अदर न्यूरॉन कि मैंने ऑन हो गया हूँ, मैं पहले ऑफ था, मैं ऑन हो गया हूँ। फिर वो अगला न्यूरॉन जो है वो अपने हिसाब से कोई ऑन रहता है या ऑफ रहता है या ऑन हो जाता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह ब्रेन में सिग्नलिंग होती है न्यूरॉन्स के बीच में। सो दैट्स अ वेरी सिंपल मॉडल ऑफ अ न्यूरॉन, अ वेरी पुअर बट सिंपल मॉडल ऑफ अ न्यूरॉन, जो अक्सर डीप नेटवर्क्स में यूज़ हो रहा होता है। मैं यहाँ पे अब आपको न्यूरॉन को, मैंने चूँकि फंक्शन कहा था, यहाँ पे मैं वही टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। न्यूरॉन इज़ अ फंक्शन, एफ मैंने कह दिया। इसकी कोई ना कोई इनपुट होती होगी, एक्स वेक्टर कह दिया। इसके कोई ना कोई पैरामीटर्स होते होंगे, डब्ल्यू। और ये फंक्शन मैथ में इंप्लीमेंट कैसे होता है? मैं अपने पैरामीटर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ इनपुट के साथ। इज़न्ट दिस अ डॉट प्रोडक्ट? Yes, it is. तो मैं अपने पैरामीटर्स की, और अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि कोई बात सिमिलैरिटी की नहीं होनी चाहिए। सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, डॉट प्रोडक्ट इन चीज़ों को नहीं मेजर करता। Yes, sir. यानी जब W और X सिमिलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट हाई होगा, जब W और X सिमिलर नहीं होंगे तो डॉट प्रोडक्ट लो होगा, ठीक है। सो एक जिसको आप न्यूरॉन कहते हैं, इट इज़ अ फंक्शन
जो सबसे पहले अपने जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स का वेक्टर कह लें, उस इनपुट के वेक्टर्स के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करता है। ये जो प्रोसीजर है ना, ये लीनियर है, एक्स में लीनियर है। एक्स की किसी भी कंपोनेंट को स्क्वायर नहीं मैं कर रहा। यानी आप देखें कि ये W ट्रांसपोज एक्स कैसे लिखते हैं आप, ये होगा W1 इंटू एक्स का पहला कंपोनेंट प्लस W2 इंटू एक्स का दूसरा कंपोनेंट प्लस जितने भी कंपोनेंट थे W और एक्स के वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। लेट्स से D थे, क्या कर दिया, प्लस W D इंटू एक्स D, ठीक है। इसे कहते हैं कि ये लीनियर है। दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स की वैल्यूज, क्योंकि x1 x2 xd इनकी पावर मैक्सिमम 1 है। अगर मैं 1D में देखूँ ना, 1D में W इंटू एक्स जब मैं करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये पावर है इस तरह की लाइनें बनाने की, जो ऑरिजिन से गुजर रही है, ऑरिजिन से गुजर रही है। मैं W की वैल्यू जितनी मर्जी चेंज कर लूँ, वो इस लाइन का स्लोप तो चेंज कर देगा लेकिन ऑरिजिन से गुजरेगी। अगर आप ज़्यादा ताकत चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर अगर एक प्लस मैं B कह रहा हूँ, ये जब मैं प्लस B करूँगा ना, तो यही सारी लाइनें जिनमें डायरेक्शन चेंज करने की तो सारी ताकत थी लेकिन ऑरिजिन से गुजरती थी, अब ये पूरी की पूरी सारी लाइनें, अब आपके पास ये ताकत आ गई है प्लस B करने से कि आप ऑरिजिन से डिस्टेंस B होगा, आई थिंक ऑरिजिन से डिस्टेंस B होगा। अब आप इस तरह की लाइंस भी रिप्रेजेंट कर लेंगे जो ऑरिजिन से नहीं गुजरती। सो फॉर एग्जांपल, हर डायरेक्शन में जाने वाली लाइंस लेकिन ऑरिजिन से ना गुजर रही है, तो आप यहाँ से भी लाइंस गुजार सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अनदर वैल्यू ऑफ B एंड सो ऑन। अब मतलब ज़्यादा ताकत आ गई मॉडल में ऑरिजिन से दूर चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की। सो इस चीज़ को बायस कहते हैं। मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बस मैं मेंशन कर रहा हूँ कि दिस इज़ कॉल्ड बायस, क्योंकि पहले भी आपका बायस था, आपका बायस 0 था। जो आपने B नहीं ऐड किया था तो आप 0 ऐड कर रहे थे, तो आपका बायस था कि मैं जो मर्जी W कर दूं, मेरी लाइनें या मेरी ये जो प्लेन्स होंगे, अगर हाई डायमेंशन में ये प्लेन्स होंगे, इवन हाई डायमेंशन में ये हाइपर प्लेन्स होंगे, ये जो भी मेरी सरफेस है ये 0 से गुजरेगी, ऑरिजिन से गुजरेगी। दैट्स अ बायस। तो वो बायस भी मैं लर्न करना चाहता हूँ कि वो बायस अगर कोई है मेरे डेटा में तो मैं वो भी लर्न कर दूँ कि वो ऑरिजिन के पास से नहीं गुजरता, वो फलां जगह से गुजरता है एंड सो ऑन। तो ये एक ताकत ऐड हो रही है आपके मॉडल में। ओके, any questions so far? No. Okay. Now, once you know कि न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, सॉरी न्यूरॉन क्या चीज़ होती है, अब हम न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बनाएंगे। जस्ट लाइक, नॉट एग्जैक्टली बट इट ट्राइज टू मिमिक कि जिस तरह ब्रेन में नेटवर्क्स होते हैं। ब्रेन के नेटवर्क्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट अंडरस्टूड कंप्लीटली, लेकिन ये वाले बड़े सादा नेटवर्क्स हैं और ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, होगा ये। और अभी मैं जान के यहाँ पर एक स्केलर लाया हूँ, x इज़ अ स्केलर, इज जस्ट वन नंबर, y योर आउटपुट इज़ अ स्केलर। हो क्या रहा है, ये जो मैंने न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है एंड एज आई सेड अ न्यूरॉन इज जस्ट अ फंक्शन। लेट्स कॉल इट फंक्शन 1, लेट्स कॉल इट फंक्शन 2, लेट्स कॉल इट फंक्शन 3। और okay. हर फंक्शन के कोई पैरामीटर्स हैं। इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं मैं इस एज पे लिख रहा हूँ, वो पैरामीटर है W1 और B1। इस फंक्शन का पैरामीटर है W2 B2 और इसके पैरामीटर है W3 B3। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन अपनी इनपुट के साथ वेट्स को मल्टीप्लाई करेगा W1 इंटू x1 प्लस ये बायस की वैल्यू ऐड करेगा और रीलू हमने अभी पढ़ा था, रीलू में से गुजार देगा। यानी अगर ये वाली टर्म जो इसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं W1 x1 प्लस B1, अगर ये पूरी एक्सप्रेशन 0 से बड़ी आ गई है तो यही आंसर होगा। अगर ये एक्सप्रेशन 0 से छोटी आ गई है तो 0 आंसर होगा। यानी न्यूरॉन विल फायर इफ दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। F2 भी इसी तरह का काम कर रहा होगा लेकिन उसके अपने पैरामीटर्स होंगे W2 और B2। F3 भी इसी तरह का काम कर रहा होगा लेकिन उसके अपने पैरामीटर्स होंगे W3 B3। तो आपने अपनी इनपुट x को 3 फंक्शंस में से गुजार दिया, ठीक है। Now let's look at this neuron. Let's call this G1. Let's call this G2. Let's call this G3. अब G1 थोड़ा फर्क है। F1 को स्केलर इनपुट आ रही थी, F1 को स्केलर इनपुट आ रही थी,
G1 को 3 जगह से इनपुट आ रही है, F1 से भी, F2 से भी, F3 से भी। G1 के जो पैरामीटर्स हैं वो मैं W की बजाय कुछ और कह देता हूँ, U कह देता हूँ, U1 और फिर इसका नहीं, बायस इसका अलग है, बायस अलग रखते हैं। सो इसका U1 पैरामीटर है, G1 जब F2 से कुछ लेता है उसका U2 पैरामीटर है, और जब F3 से लेता है उसका U3 कोई पैरामीटर है, और फिर इसका बायस भी होगा, मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन G1 की कंप्यूटेशन लिख देते हैं। ये तो F1 की ये लिखी थी ना, G1 की लिख देते हैं। लेट्स से G1 पे भी जो फंक्शन लगा हुआ है ना नॉन लीनियर, वो रीलू है, और भी हो सकते थे, हमने पढ़ा सिर्फ रीलू है अभी, तो मैं रीलू कह देता हूँ। इसमें होगा U को अब मैं वेक्टर कहने लगा हूँ, और इस पूरी चीज़ को, ये जो F1, F2, F3 है, इसको मैं F वेक्टर कह दूँ तीनों को कंबाइन करके, इजाज़त है? और अगर मैं कहूँ, और ये U1 भी जो लिखा है वेक्टर, इसका मतलब है ये पहले न्यूरॉन के वेट्स थे, U1, U2, U3 तीनों इसके अंदर हैं इस U1 वेक्टर में। U1 इंटू F, ये एक स्केलर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, सॉरी ट्रांसपोज कर दिया, और प्लस जो भी इसका बायस था B1 कह देते हैं। खैर B1 मैंने वहाँ यूज़ किया हुआ था, या कुछ और कह देते हैं, C कह देते हैं, C1 कह देते हैं। इसी तरह G2 का एक अपना फंक्शन होगा, लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, G2 भी लेट्स से रीलू, और G2 के अपने 3 वेट्स होंगे, उनके वेक्टर को U2 कह देता हूँ, वो उसी F को देख रहे हैं, प्लस उसका अपना बायस है। इसी तरह G3 होगा, और ये जो भी 3 नंबर्स आ गए हैं G1, G2, G3, इनको मैं वेक्टर G कह देता हूँ। और अब मेरी फाइनल आउटपुट आ गई है, और फाइनल आउटपुट पे अभी मैं रीलू कर कह देता हूँ, लेकिन अक्सर यहाँ पे रीलू नहीं होगा, कुछ और होगा। आउटपुट पे जो फंक्शन है ना, वो भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, अभी मैं रीलू लिख रहा हूँ कि कोई ना कोई फंक्शन। इनफैक्ट आइडेंटिटी फंक्शन भी हो सकता है, इसको आइडेंटिटी कह देते हैं कि y इज जस्ट g, नहीं, y के अपने वेट्स, y के कितने वेट्स होंगे, y के कितने पैरामीटर्स हैं, कैन एनीवन टेल? 3 पैरामीटर्स हैं, उसको v कह देते हैं, उसके पैरामीटर v का वेक्टर होगा ट्रांसपोज g प्लस d कह देते हैं। अब बायस क्या कहें, बायस को a कह देते हैं, आई डोंट नो, d कह देते हैं, ये उसका बायस है। दैट्स योर आउटपुट। ये आपके पास एक बहुत सादा न्यूरल नेटवर्क आ गया इस वक्त, x आपने दिया था, और ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन की है हमने, दिस वाज फॉरवर्ड प्रोपगेशन। इसको शॉर्टन करके f prop भी कहा जाता है। फॉरवर्ड इसलिए कि x आया था, x के बाद आप पहले इस डायरेक्शन में मूव हुए, आपने ये f की 3 वैल्यूज़ निकाली, फिर उसके बाद आपने और जब f आ गया उसको आगे फॉरवर्ड प्रोपगेट किया तो आपके पास g की वैल्यूज़ आ गई, उसको फॉरवर्ड प्रोपगेट किया तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। दिस इज़ फॉरवर्ड प्रोपगेशन। और ये मैं अस्यूम कर रहा हूँ इस वक्त कि आपको जो पैरामीटर्स थे वो पता थे, W1 B1 पता था, W2 B2 पता है, W3 B3 पता है, इसी तरह U, हर न्यूरॉन के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको पता है, V पता है, सब पता है, बायसेस पता है। अगर पता है तो फॉरवर्ड प्रोपगेट इस तरह कर देंगे। डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग क्या करती है, लेट मी रिपीट, कि गिवन इनपुट्स एंड गिवन टारगेट्स एंड सम एरर फंक्शन जो आउटपुट्स को और टारगेट्स को कंपेयर करता है और उसकी बेस पे बताता है कि कितना बुरा या कितना अच्छा था, उसकी बेस पे वो एक मैकेनिज्म लेके आता है जो कि ग्रेडियंट डिसेंट था, उसके थ्रू आप ऑप्टिमल वेट्स पैरामीटर्स W1 B1 W2 B2 U1 U2 U3 ये C1 C2 D V सारे ये कंप्यूट कर लेते हैं। ये डीप लर्निंग का काम है। एनी क्वेश्चंस? सर ये डी जो है y की जो पैरामीटर है ये कहाँ से है? यहाँ पे डी, यस ये वही है जो जिस तरह मैंने कहा था ना कि देखिए ये जो y है, दिस इज अ न्यूरॉन, इसके भी तीन वेट्स हैं कि G1 की वैल्यू को V1 से मल्टीप्लाई करेगा, G2 से जो आउटपुट आई है उसको V2 से मल्टीप्लाई करेगा, G3 की जो आउटपुट है उसको V3 से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर
अगर सिर्फ इतनी ताकत ही इसके पास होती, सिर्फ ये करने की, V ट्रांसपोज G करने की, तो फिर ये ओरिजिन से गुजरने वाली लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता था। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं और ताकत चाहता हूँ, तो मैं एक बायस की वैल्यू भी जो मैं लर्न करूँगा, मैं उसको ये ताकत भी देना चाहता हूँ कि नहीं ठीक है, तुम ओरिजिन से दूर भी अगर कोई लाइनें गुजरी उनको भी रिप्रेजेंट करना। ये मैं 1D में 2D में एग्जांपल दे रहा हूँ, पर हाई डिमेंशंस में दिस होल्ड्स। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Yes, sir. I got it. Thank you. हाँ, यानी ये वही है कि जिस तरह मैं यहाँ पे बायस ऐड किया था, हर न्यूरॉन पे जिस तरह हर न्यूरॉन का अपना एक बायस होता है, तो ये वाई जो आउटपुट आई है ये भी तो एक न्यूरॉन था, और इस न्यूरॉन का भी अपना एक बायस है, और वो ये डी है। इसका मतलब है हर न्यूरॉन के साथ दो पैरामीटर्स एसोसिएटेड हैं, W और V। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक उसके वेट्स हैं, ये वो वेट्स हैं जो वो इनपुट के साथ जोड़ता है, जिनको इनपुट के साथ डॉट प्रोडक्ट जब करता है वो वाले वेट्स। और अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें y इक्वल्स V ट्रांसपोज D प्लस D, इसमें G इनपुट है एब्सोल्युटली, और V और D शायद पैरामीटर्स हैं, V वो वेट्स होंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने हाँ बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन आपने दी है कि ये और ये पैरामीटर्स हैं जो आप लर्न करते हैं, और ये इनपुट आई है। और ये लेयर्स में आप देखें चीज़ों को कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये वो फर्स्ट लेयर के पैरामीटर्स हैं, ये जो यूज़ होंगे ये सेकंड लेयर के पैरामीटर्स होंगे इन एजेस पे, फिर ये थर्ड लेयर के पैरामीटर्स हैं। तो मैंने वो बायसेस के लिए चीज़ें ड्रॉ नहीं की, लेकिन बायसेस आर देयर एज वेल। एवरी न्यूरॉन विल हैव इट्स ओन सिंगल बायस जो उसकी ताकत को ज़रा सा बढ़ा देता है। आगे चलें, या अगर इधर कुछ है सवाल तो कर लें क्लियर। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने जिस तरह से यहाँ कहा था ना x आया था और f एक वेक्टर है, g एक वेक्टर है और y आउटपुट आ जाती। ये अगर बिल्कुल नीचे देखें तो ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्शन नहीं मैंने बना दी, इस पूरी फिगर की एक समरी बना दी है, एब्स्ट्रैक्शन बड़ी सादा सी। x है, f आएगा, g आएगा, y आ जाएगा। अग्रीड? अब मैं फिगर भी इसी तरह ड्रॉ करने लगा हूँ कि ये जो f1, f2, f3 तीन डिफरेंट न्यूरॉन्स थे, उनको चूंकि मैंने एज अ ग्रुप ट्रीट किया आगे जाने के लिए, मैंने कहा ये वेक्टर f है जो कि इन वाले न्यूरॉन्स के लिए ये बस एक तीन इनपुट्स थी, उस इनपुट को मैंने f कह दिया। मैं ड्रॉ भी इसको ऐसे करने लगा हूँ कि मेरे पास इनपुट आई x और मेरे पास एक, इसको हिडन लेयर कहते हैं, ये हिडन लेयर, फर्स्ट हिडन लेयर आ गई, ये सेकंड हिडन लेयर का रिजल्ट है, ये आउटपुट लेयर का रिजल्ट है, ये इनपुट लेयर का रिजल्ट है। इसको मैं रिजल्ट कह सकता हूँ, वो भले आपने मुझे दे दी पर जो भी है मेरे लिए एक रिजल्ट आया पीछे से कहीं से, इनपुट लेयर है। जिस तरह इस सेकंड हिडन लेयर के लिए ये इनपुट लेयर है ना, सेकंड के लिए फर्स्ट इज द इनपुट लेयर। दिस लेयर डजंट केयर कि पीछे एक्स क्या था, ये कहती है अच्छा ये क्या है हिडन, मेरे लिए इनपुट तो ये है। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क्स की टर्मिनोलॉजी में आपके पास इनपुट लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। ये चूंकि विजिबल होती हैं यूज़र को, इनपुट्स आपके हाथ में होती हैं, आपने दी होती हैं। आउटपुट लेयर ये आउटपुट करता है, ये भी आपके हाथ में होती हैं। लेकिन हिडन लेयर अंदर क्या कर रहा है न्यूरल नेटवर्क, ये आपके हाथ में नहीं है, ये हिडन है। तो इनको हिडन लेयर्स कहते हैं। ऑल आई हैव डन इज कि वो जो तीन न्यूरॉन थे उनको मैंने एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से कर लिया कि पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, या चाहे यहाँ 100 न्यूरॉन भी होते, जितने भी थे उस पूरे सेट को मैंने कह दिया है कि ये मेरा, लेट्स से जिस तरह पहले कहा था एफ है, ये मेरा फर्स्ट हिडन लेयर की आउटपुट है, एक वेक्टर है। इसी तरह सेकंड को मैंने जी कह दिया था, ये मेरे सेकंड हिडन लेयर की आउटपुट है, ये वेक्टर है। और इधर यहाँ मैं 4-5 कर देता हूँ, इतने न्यूरॉन भी हो सकते थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फ़र्क न्यूरॉन तो हो सकते। सो हम न्यूरॉन्स को हमने बेसिकली फोल्ड कर दिया है स्पेस में और हमने उनको व्यू कर लिया एज वेक्टर्स। ये वेक्टर वाली जो है ना व्यू पॉइंट, इसको ज़रा एक्सटेंड करते हैं अपनी इनपुट्स पे और आउटपुट्स पे भी। ये ज़रूरी नहीं था कि मेरी इनपुट स्केलर आए और ये ज़रूरी नहीं था कि मेरी आउटपुट स्केलर रहे। हम ज़्यादा ये अब जब मोस्ट कंप्लीट व्यू में आपको दे, मोस्ट जनरलाइज्ड व्यू दे रहा हूँ एक न्यूरल नेटवर्क का, मेरे साथ रहिएगा। योर इनपुट्स कुड बी डी डिमेंशनल वेक्टर्स। जो आपकी फर्स्ट हिडन लेयर है उसमें कुछ न्यूरॉन्स होंगे, जितने भी हैं। आपकी सेकंड हिडन लेयर में कुछ न्यूरॉन्स हैं, जितने भी हैं। वो ये अनफॉर्चुनेटली कट गया, दिस वाज F3। इसमें कुछ न्यूरॉन्स हैं। और फिर आपकी जो आउटपुट है, आउटपुट भी वेक्टर हो सकती है, के डिमेंशनल वेक्टर हो सकती है। ठीक है, अगर आप D को 1 कर दें तो स्केलर पे पहुंच जाएंगे, अगर आप K को 1 कर दें तो स्केलर आउटपुट पे पहुंच जाएंगे।
यानी जो भी पिछला केस हमने डिस्कस किया था वो तो यही है, डी को 1 कर दें, के को 1 कर दें, नो प्रॉब्लम. सो इट्स क्वाइट अ जनरल रिप्रेजेंटेशन. फिर लेट्स अज्यूम कि F1 में 1 2 3 4 बना लेते, 4 न्यूरॉन्स हैं. ये W1 मैंने अब एक मैट्रिक्स बनाया है और B1 एक वेक्टर बनाया है. W1 का साइज ये होगा 4/d और B1 का साइज होगा 4/1. वाई डू आई से दिस? W1 में क्या पड़ा है? W1 बनाते हैं. मुझे बताएं, पहला न्यूरॉन कहाँ कहाँ देख रहा है? पीछे ना, x को देखता है ना, यस x के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है ना अपने वेट्स का. यस सर. x का साइज क्या है? सर वो स्केलर है. नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने वैसे कहा कि अगर आपने स्केलर बनाना है तो बना सकते हैं. मैं इसको काट देता हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. डी डिमेंशनल है, ये विजिबल है. डी छोटा तो नहीं लिखा हुआ. यस सर. सो ओके, एक्स का साइज क्या है? डी. तो जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट करना है एक्स के साथ, उनका साइज क्या होगा? डी. डी. सो यहाँ पे W1 में वो डी पैरामीटर्स पड़े हैं पहले न्यूरॉन के. ये पहले न्यूरॉन के जो पैरामीटर्स थे ना, वो मैंने ये पहली रो में रखे हैं. सेकंड न्यूरॉन के जो पैरामीटर्स हैं वो इधर रखे हैं, ठीक है. और फोर्थ न्यूरॉन के पैरामीटर्स एंड में रखे हैं. तो दिस इज अ 4/d मैट्रिक्स. जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब आप x, इस मैट्रिक्स के बाद अगर मैं यहाँ x मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? फर्स्ट न्यूरॉन का ये ट्रांसपोज नहीं हुआ वेट्स, ये फर्स्ट रो में, isn't this first neuron transposed weights into x, second neuron के transposed weights into x, आखिरी न्यूरॉन के ट्रांसपोज वेट्स into x, राइट? यस सर. सो मैंने अपने सारे न्यूरॉन्स को एक मैट्रिक्स में रख दिया है. बजाय मैं वो अलग अलग हर एक के न्यूरॉन के वेट सेव करता, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, 4/d का मैट्रिक्स है. ये डी डिमेंशनल इनपुट को लेगा और 4 नंबर आउटपुट कर देगा. उन 4 नंबर्स के अंदर मैं ये 4 बायसेस ऐड कर दूंगा. सो इस बायस वेक्टर में पहला नंबर इसका बायस है, दूसरा नंबर इसका बायस है, तीसरा इसका बायस है, चौथा इसका बायस है. यानी इफ आई डू दिस, यानी F1 की अब मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ. F1 ये कर रहा है W1 इंटू एक्स प्लस बायसेस का वेक्टर, हर न्यूरॉन का अपना बायस, और उनको रीलू में से गुजार देते हैं या किसी भी नॉन लीनियर फंक्शन में से गुजार देते हैं. दैट्स इट, दैट्स F1. दिस इज F1. F2 क्या करता है? लेट्स से F2 में अब 2 न्यूरॉन्स हैं. अब आप मुझे W2 बता सकते हैं, W2 का साइज बता दे कोई. 2/d. 2/d नहीं होगा. F2 की इनपुट कौन है? 2/4. परफेक्ट, 2/4, क्योंकि F2 की इनपुट तो ये 4 न्यूरॉन्स हैं. और B2 का साइज 2/1. 2/1. 2 न्यूरॉन्स हैं, 2 बायसेस होंगे. परफेक्ट. तो ये भी F2 बड़ा सादा होगा. रीलू ऑफ W2 मल्टीप्लाइड बाय F1, ये F1 पे एक्ट कर रहा है, प्लस B2 एंड सो ऑन. पॉइंट इज, आप इस तरह कई लेयर्स और उनके पैरामीटर्स इस तरह स्टैक कर सकते हैं और आपका ये नेटवर्क डीप से डीप से डीप से डीप होता जाएगा. ये जो 4 लेयर्स वाला नेटवर्क है ना, लेयर्स हम अक्सर वेट्स को भी कह देते हैं क्योंकि वेट्स की 4 लेयर्स हैं. W1, W2, W3, W4 पैरामीटर्स की 4 लेयर्स. दिस इज ऑलरेडी अ डीप नेटवर्क. अक्सर आप जैसे ही 2 लेयर्स से आगे जाते हैं ना, आप डीप नेटवर्क कहने लग जाते हैं. यूजुअली 2 लेयर्स वालों को आप शैलो कह देते हैं, 2 से ज़्यादा पे आप डीप कहने लग जाते हैं. So that's the generalization. Okay, this is more or less covers all kinds of neural networks. ठीक है, बहुत सारी वेरिएशंस आएंगी लेकिन जनरल आइडिया कवर हो गया आपके पास. कोई सवाल? मैं एक सवाल उठाता हूँ. हमें क्या तकलीफ थी कि हमने
x के साथ ही क्यों नहीं काम कर लिया? यानी मैं एक लेयर पे क्यों नहीं रहता, मैं x से डायरेक्टली y क्यों नहीं कंप्यूट कर लेता? इसमें क्या मसला है इस चीज़ में? y इक्वल सम फंक्शन ऑफ सम w इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें क्या मसला है? मैं ये क्यों नहीं कर लेता? एक ही लेयर क्यों नहीं रखी मैंने? आंसर, दिस इज लेस पावरफुल। याद है जब मैं कहा था कि फंक्शन जब आप कंपोज करते हैं एक के बाद दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, आगे फंक्शन में ज़्यादा ताकत आ जाती है। दे कैन बिहेव इन मोर डिफरेंट वेज। और ये जो हरकत की है ना ओवरऑल, आप इसे नोट करें, y के लिए इनपुट क्या है? हमारे आर्किटेक्चर में y के लिए इनपुट क्या है? F4 की इनपुट क्या थी? F3। यानी हमने एंड पे आके तो वही किया है, हमने ये किया है y इक्वल्स सम फंक्शन, उसका नाम F4 कह देते, और उसने किया तो यही है w इंटू F3 प्लस b। क्या यही हरकत नहीं की? ट्रेडिशनली हम ये हरकत अगर शैलो रहते तो हम यही हरकत x पे कर रहे थे। ये कहता है आप वही हरकत F3 पे करें। पूरी गेम जब पूरा सारा काम हो गया है, किसने किसको रिप्लेस किया है? इन दो एक्सप्रेशन में देखें, किसने किसको रिप्लेस कर दिया? सर इनपुट्स को पिछली लेयर के आउटपुट्स में रिप्लेस कर दिया। x को, x when all is said and done, x has been replaced by F3, लेकिन F3 चूंकि F3 is a function of x. Do you agree F3 is a function of x? बिल्कुल सर। Why is it a function of x? बिकॉज अल्टीमेटली ये x से ही बना हुआ है। जी, x से F1 बना था, F1 से F2 बना था, therefore F1 is a function of x, so F2 is a function of x, F2 से F3 बना है, therefore F3 is a function of x as well. तो अल्टीमेटली आपने, ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है, अल्टीमेटली आपने जो हरकत की है ना, ऑल यू डन इज आपने अपनी इनपुट स्पेस x स्पेस में काम करने की बजाय एक और स्पेस थी, उसको F3 वाली स्पेस कह देते हैं, आपने उस स्पेस में अपनी इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ऑल यू डन इज यू ट्रांसफॉर्म योर ग्रीन स्पेस इनटू दिस पर्पल स्पेस, एंड मे बी द होप इज दिस कि वो वाले फैसले जो आप x स्पेस में करना चाहते थे, वो फैसले इस पर्पल स्पेस में करने ज़्यादा आसान होंगे। यहाँ शायद आप ज़्यादा बेहतर क्लासिफाई कर सकें इमेजेस को, यहाँ शायद आप इमेजेस में से ज़्यादा बेहतर एजेस डिटेक्ट कर लें, यहाँ शायद आप इमेजेस में से ज़्यादा बेहतर लाइंस डिटेक्ट कर लें, यहाँ शायद आप ऑप्टिक फ्लो बेहतर कर सकें। यानी आप ओरिजिनल इमेज पे काम करने की बजाय अगर ये पर्पल वाली स्पेस में काम करते तो मे बी दिस इज़ अ बेटर स्पेस फॉर यू टू वर्क इन। ओवरऑल जो हमारा जो है ना उम्मीद ये है, इसलिए ये तकलीफ हम ले रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। ओके, अब क्विकली देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग में जो लॉस फंक्शन हैं, लॉस फंक्शन वही है जिसको मैं पहले एरर नहीं कह रहा था, ई ऑफ डब्ल्यू। डू यू रिमेंबर जब मैं ई ऑफ डब्ल्यू कहा था या ई ऑफ थीटा कहा था, सारे पैरामीटर्स पहले मैं पहले इसको एरर फंक्शन कह रहा था, क्योंकि हम कंप्यूटर विजन के कोर्स में हमेशा एरर की टर्म यूज करते आए हैं ना। यस। तो मशीन लर्निंग के अंदर इसको एरर भी कहते हैं, लॉस भी कह देते हैं, कॉस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल लॉस फंक्शन वाली टर्म्स अब यूज़ करूँगा। सो अभी मैं लॉस फंक्शन कहूँगा और ई ऑफ थीटा की बजाय एल ऑफ थीटा की टर्म यूज़ करने लग जाऊँगा। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इट्स द सेम आइडिया, लॉस ऑफ माई पैरामीटर्स, कि इन पैरामीटर्स से मुझे इतना लॉस हुआ है, इन पैरामीटर्स पे जीरो लॉस है तो ये तो बेस्ट होंगे, एंड सो ऑन। ओके, नोटेशन क्विकली देख लेते हैं। अगर मैं स्मॉल एक्स लिखता हूँ, बोल्ड नहीं किया हुआ, दैट्स जस्ट अ स्केलर। स्केलर का मतलब है यूनिवेरिएट इनपुट, यानी वेरिएबल एक ही है, वो वेरिएबल एक्स है। अगर मैं एक्स वेक्टर लिखता हूँ बोल्ड में, डी डिमेंशनल वेक्टर है, ये मल्टी वेरिएट इनपुट है, विच मीन्स के इस पर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। यानी जब मैं एक्स कहूँगा तो एक्स असल में एक वेक्टर है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो x1 एक वेरिएबल, x2 दूसरा वेरिएबल, x कैपिटल डी, सॉरी नीचे लिखना था,
एक्स डी एक आखिरी वेरिएबल, ये मल्टीवेरिएट इनपुट है. जस्ट लाइक योर इनपुट्स कैन बी यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट, योर टारगेट्स कैन बी यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट. और आपकी इनपुट्स की डिमेंशन अगर डी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके टारगेट्स की डिमेंशन भी डी हो, फ़र्क हो सकती है. आप 3 डिमेंशनल स्पेस से 5 डिमेंशनल स्पेस पे मैपिंग कर रहे होंगे, या आप 10,000 डिमेंशनल स्पेस से 1 डिमेंशनल स्पेस पे मैप कर रहे होंगे, अक्सर ये भी हो रहा होगा. ठीक है. सो लेकिन आपकी आउटपुट्स और टारगेट्स इनकी डिमेंशंस तो एक ही होंगी हमेशा. आप आउटपुट्स वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसे टारगेट्स आप चाहते हैं. ठीक है. तो आउटपुट्स भी स्केलर भी हो सकती हैं और वेक्टर्स भी हो सकते हैं, मल्टीवेरिएट भी हो सकती हैं, यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट. और मेरे जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारी लेयर्स के सारे वेट्स, सारे बायसेस, सब कुछ मिला लूँ तो मैं उन सारों को मिला के कह रहा हूँ कि मेरा एक सेट है, उसके अंदर मेरे लर्नेबल सारे पैरामीटर्स पड़े. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? ओके, अब क्विकली लॉस फंक्शंस देख लेते हैं. वही एरर फंक्शंस मशीन लर्निंग के लिए. इसमें आप नोट करें, मैंने क्या लॉस ऑफ माई पैरामीटर्स. अगेन, अगर पैरामीटर्स इफरान ने दिए हैं, पैरामीटर्स मैंने दे दिए, पैरामीटर्स किसी और ने दे दिए, आई एम जस्ट इवैल्यूएटिंग हाउ गुड और बैड दीज पैरामीटर्स आर. जितना लॉस ज़्यादा होगा उतने पैरामीटर्स बुरे हैं, जितना लॉस कम है उतने पैरामीटर्स अच्छे हैं. और ये वही हाफ सम स्क्वायर्ड लॉस है जो हम पहले से देख रहे हैं, है ना. कैन एनीवन डिस्क्राइब दिस लॉस? यानी अगर मैं इस सम के बाद लेफ्ट टू राइट अगर मैं शुरू हूँ, मुझे आप समझा सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? सम समझा दें क्या हो रहा है? एनीवन? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे बारी बारी. समवन कंटिन्यू. सर, जो आउटपुट, जो प्रेडिक्टेड आउटपुट आ रही है उसमें से एक्चुअल आउटपुट को माइनस कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है उसको सेव कर रहे हैं. नहीं, वेट, जो प्रेडिक्टेड आ रही है वही तो एक्चुअल है, उसमें से टारगेट को माइनस कर रहे हैं. ओके. यानी डिजायर्ड. सो हाँ, ये टर्म्स भी सही कर लेते हैं कि इट्स राइट जब आप कहते हैं प्रेडिक्टेड. इसको आप एक्चुअल भी कह सकते हैं, और ये वाली जो है इसको डिजायर्ड कह दें, टारगेट भी कह दें. दिस इज व्हाट यू वांट, कि ये होनी चाहिए थी. और फिर उनके ऊपर माइनस करते हैं तो एरर आ जाता है nth एग्जांपल पे, और एरर का स्क्वायर कर देते हैं. सम स्क्वायर्ड एरर है ये, चूंकि यूनिवेरिएट था सब कुछ, या चूंकि आपकी आउटपुट्स यूनिवेरिएट थे और टारगेट्स यूनिवेरिएट थे, तो हमने इस तरह माइनस किया, स्क्वायर कर दिया. अगर आपके आउटपुट्स मल्टीवेरिएट होते तो आइडिया अभी भी वही है. आउटपुट का वेक्टर आता, अब टारगेट्स का वेक्टर होता, मैं उन दो वेक्टर्स का नॉर्म ले लेता, यानी ये मेरा एरर वेक्टर होता, ये भी एक वेक्टर है en, और इस वेक्टर का नॉर्म ले लेता. यानी अगर मेरे टारगेट वेक्टर, आउटपुट वेक्टर और टारगेट वेक्टर बिल्कुल सेम है तो ये सारे कंपोनेंट्स इसके 0 0 0 के पास नहीं होंगे. यस. और उस केस में उस वेक्टर जो 0 0 0 के पास है जिसकी वैल्यू, उसकी लेंथ भी छोटी होगी. सो मैं, मेरा जो एरर वेक्टर है उसकी लेंथ का स्क्वायर, वो उसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा लॉस है. एंड आई सम दिस अप फॉर ऑल माई ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स. ठीक है. ठीक है. इसको हाफ सम स्क्वायर्ड एरर कहते हैं, L2 लॉस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्म है ना, नॉर्म, ये L2 नॉर्म था. एनीवेज, और आप नोट कर लें कि ये जो दोनों जो लॉसेस हमने सम स्क्वायर्ड एरर वाले लॉसेस हैं, ये ज़ीरो होंगे कब? जब आउटपुट्स और टारगेट्स एग्जैक्टली मैच करते होंगे सारी एग्जांपल्स के लिए, सारी ट्रेनिंग, सारे डेटा, पूरे डेटा सेट के लिए. अदरवाइज ये लॉस 0 से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर्ड लॉस है. एनी क्वेश्चंस? नो सर. ठीक है. अच्छा, यहाँ आपने नोट किया होगा कि मैंने टर्म लिखी हुई है रिग्रेशन. डू यू नो व्हाट रिग्रेशन इज? रिमशा, आप बताइए. सर, रिग्रेशन में यही होता है कि एरर फंक्शन के थ्रू हम जो है वो ग्रेडियंट्स कंप्यूट करते हैं. ओके, रिग्रेशन ये है. नहीं, आपने जो बताया ये तो कोई और जनरल सी बात है. रिग्रेशन ये प्रॉब्लम होती है कि रिग्रेशन इस किस्म की प्रॉब्लम है कि अगर मैंने आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि मेरे पास इस तरह के, यानी इस x पे मेरा ये y आता है, इस x पे मेरा ये टारगेट आता है, जैसे इस x पे मेरा ये टारगेट आया, हाँ, और इस x पे मेरा ये टारगेट आया. सो अगर मैं आपको इनपुट्स और टारगेट्स दिए हुए हैं तो ये पॉइंट्स मैंने 2D में इस तरह ड्रॉ कर दिए. रिग्रेशन प्रॉब्लम ये है कि
कैन यू ड्रॉ अ फंक्शन, कैन यू फिट अ फंक्शन थ्रू दीज पॉइंट्स? और वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली उनमें से गुजरे या जो भी है, कि वो एक लीस्ट स्क्वायर सेंस में, कि एक ऐसा फंक्शन जो इसमें से गुजरे लेकिन वो इस तरह के हाफ सम स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करता हो। एनीवेज, इन पॉइंट्स के अंदर से एक कंटिन्यूअस फंक्शन गुजारना, इसे रिग्रेशन कहते हैं। गिवन डेटा के अंदर से एक कंटिन्यूअस फंक्शन गुजारना, दैट्स रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन एक फ़र्क प्रॉब्लम है। सो लेट मी राइट दिस डाउन कि ये रिग्रेशन थी। और कंप्यूटर विजन में दोनों करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लासिफिकेशन पे भी जोर होता है। क्लासिफिकेशन एक और प्रॉब्लम है, और वो ये प्रॉब्लम है कि आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ये इस तरह के हैं और कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। let's just say क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास असल में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, क्लासिफाई करना चाहते हैं कि एक क्लास का रीजन कौन सा है, दूसरी क्लास का रीजन कौन सा है। आप उनके दरमियान एक बाउंड्री ढूंढना चाहते हैं। उस बाउंड्री के ढूंढने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो दैट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और इनमें सिमिलैरिटी आप नोट करें कि यहाँ भी एक फंक्शन ही था, ये ब्लू वाला फंक्शन, और क्लासिफिकेशन बाउंड्री भी तो असल में एक फंक्शन ही है, ठीक है, पर मकासद फ़र्क है। इधर आपने फंक्शन कुछ पॉइंट्स के थ्रू गुजारने की कोशिश करनी, ये रिग्रेशन है। और क्लासिफिकेशन में आपको बस एक ऐसी बाउंड्री चाहिए जो क्लासेस, जो रीजन्स को सेपरेट कर दे कि इस साइड पे रीजन 1 है और इस साइड पे रीजन 2 है। अभी जो हम कर रहे हैं ना इस स्लाइड पे, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए हैं, ये लॉस फंक्शंस, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लॉस फंक्शंस। अब देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अगर है तो उसके लॉस फंक्शन कैसे होंगे। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर कर लेते हैं। आपने लॉग फंक्शन देखा होगा। इज एवरीवन फेमिलियर विद द लॉग फंक्शन? डोंट टेल मी कि लॉग फंक्शन का नहीं पता आप लोगों को। सो चलें, 0 से 1 तक वैल्यू होती है। नोप, इनकरेक्ट। ये बताइए, log ऑफ 8 टू द बेस 2 ये क्या होता है? 3 के 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। log ऑफ 100 टू द बेस 10 ये क्या होगा? 2, ठीक है। सो इसी तरह एक लॉग फंक्शन होगा, उसकी बेस होती है ऑयलर नंबर। आई थिंक इसको ऑयलर नंबर ही कहते हैं, ई जिसको कहते हैं, ठीक है। ई की वैल्यू होती है 2 पॉइंट, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, 71 समथिंग समथिंग समथिंग, चलता रहता है ये, ठीक है। इट्स जस्ट अ नंबर, जिस तरह 2 एक नंबर था, ये भी एक नंबर है। आप 2 के हिसाब से लॉग ले लेते हैं, मैं बेस ये वाला नंबर बना लेता हूँ, और इसको आप नेचुरल लॉगरिथम भी कह देते हैं। जब ln कहते हैं, जस्ट मीन्स लॉग टू द बेस ई, नेचुरल लॉगरिथम। और इस वक्त मैं नेचुरल लॉगरिथम लेके चल रहा हूँ। आई डेंट रियली हैव टू, मैं कोई भी लॉग ले सकता था, बिहेवियर वही रहता, पर नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं। नेचुरल लॉग जो फंक्शन है ना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 10 वाला देख लेते हैं। लॉग 10 टू द बेस 10 क्या है आंसर? 1। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 आंसर क्या है? 3। ये मेरे पास ना 3 नंबर्स आ गए हैं, 3 डेटा पॉइंट्स आ गए। इसको आप समझें, ये y है और ये x है, ये y है और ये x है, ये y है और ये x है। इनको प्लॉट करें। टेन पे क्या वैल्यू थी? 10 यहाँ पे करते हैं, ये x है ना और ये y है। 10 पे क्या वैल्यू थी? 1। लेट्स से ये 1 है, ये 10 है, ये वैल्यू आ गई। 100 पे क्या वैल्यू थी? 100 मैं बना देता हूँ यहाँ पे, यानी काफ़ी दूर चला गया हूँ मैं। और y कितना इंक्रीज हुआ है? बट 2 पे गया। अब मैं 1000 पे चला जाता, 1000 पे तो मुझे स्लाइड से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं चले बना देता हूँ। और ऊपर कितना? 3 पे गया हूँ। अगर मैं ये प्लॉट करने लगूँ ना, तो you'll see कि ये इस तरह करके ना बड़ी जल्दी ये नीचे गिर जाता है।
इसको प्लॉट करके देखिएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप एक और वैल्यू हमने नहीं देखी, यही लॉग ऑफ 1 to the base 10, इसका क्या आंसर है? ज़ीरो। एक और देख लेते हैं, लॉग ऑफ -10 to the base 10। नहीं वेट, हाँ ये चलना चाहिए। इसका क्या आंसर है? नहीं तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसका क्या होना चाहिए आंसर? 1 नहीं, लॉग ऑफ, सॉरी गलत कर दिया। लॉग ऑफ माइनस का लॉग हो नहीं सकता। लॉग ऑफ 0.1 ये मैं चाह रहा था। ये क्या होगा? -10 to the power -1। सो लॉग नेगेटिव भी हो जाता है। और जैसे जैसे ये नंबर, जैसे जैसे इसकी जो इनपुट आर्गुमेंट है 0.00001, जैसे जैसे ये 0 के पास जाता रहेगा ना, लॉग ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। इन दिस केस 1 2 3 4 5 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव होता जाएगा। सो यहाँ पे मैंने लॉग फंक्शन को प्लॉट किया हुआ है, लेकिन बेस 10 नहीं, बेस 10 हमारे काम करने के लिए आसान थी, लेकिन बिहेवियर यही है। अब मेरी बेस जो है वो नेचुरल लॉगरिदम है, बेस वो ऑयलर नंबर है ई, और उसका बिहेवियर यही है कि जैसे ही मैं 1 से बड़ा होता हूँ, 1 से जब मैं बड़ा हूँगा ना इनपुट, तो लॉग 0 से बड़ा होगा, ये वाला पार्ट। जैसे ही मैं 1 से छोटा हो जाता हूँ, मेरा लॉग नेगेटिव होने लग जाता है, और जैसे मेरी इनपुट 0 के करीब जाती रहे, लॉग -इन्फिनिटी की तरफ जाता रहता है एसिम्प्टोटिकली। लेकिन इस साइड पे ये इंक्रीज़ करता रहेगा, जितना मर्जी स्लो इंक्रीज़ करे, ये इंक्रीज़ करेगा ही करेगा हर बारी, और इसे कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीज़। यही बिहेवियर रहेगा, मोनोटोनिकली एक ही बिहेवियर के साथ ये इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। इधर मैंने वही लॉग फंक्शन प्लॉट किया है, लेकिन बिटवीन, ये तो था बिटवीन 0 and 100, अब मैंने प्लॉट किया बिटवीन 0 and 1। तो ये बहुत जूम्ड इन पोर्शन है उसी ग्राफ का, ठीक है, जिसमें 0 से 1 मैंने कहा है। 0 से 1 तो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी अगर आपके पास कोई वैल्यू, कोई फंक्शन था, कोई इनपुट थी x को मैंने किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन में से गुजारा, इसका मतलब है कि अब मेरी जो आउटपुट्स आ रही हैं वो 0 से 1 के बीच में होंगी, और उनके ऊपर मैंने लॉग लगाया। जैसे जैसे मैं 0 के पास जाता जाऊंगा, ये -इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, और जैसे जैसे मेरी प्रोबेबिलिटी 1 के पास जाती रहेगी, मेरा लॉग 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो, 0 हो जाएगा, 0 को टच करेगा 1 के ऊपर, ठीक है, ये 0 की तरफ जाएगा। विच मीन्स कि और अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो राइट पे जो मेरे पास फंक्शन है वो किसी प्रोबेबिलिटी वैल्यू का नेगेटिव लॉग फंक्शन है, सिर्फ माइनस किया है मैंने, यानी यही बिहेवियर है, अब वो इन्वर्ट हो गया। ये वो फंक्शन है जो मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई हैड द ऑप्शन कि मैं ये आपको ना पढ़ाता क्योंकि मैथमेटिकल है। वाई एम आई टीचिंग यू दिस? आप जब डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स यूज़ करेंगे और उनकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, यू विल कम अक्रॉस दिस नेगेटिव लॉग फंक्शन। और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो नेगेटिव लॉग फंक्शन की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी पे इसकी वैल्यू 0 होती है, और कम प्रोबेबल चीज़ों पे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में हम चाहेंगे ये कि हम, लेट मी राइट दिस डाउन, हम चाहेंगे ये कि हमारे थीटा स्टार जो पैरामीटर्स हैं शुड बी सच, अच्छे पैरामीटर्स वो होंगे कि जो, अगर आपकी करेक्ट आउटपुट है, करेक्ट आउटपुट किसे कहते हैं कि जिसमें y टारगेट के साथ मैच कर रहा हो, क्लोज टू टारगेट हो, तो आपके पैरामीटर्स ऐसे होने चाहिए कि करेक्ट आउटपुट पे जो प्रोबेबिलिटी आती है, इस तरह कह लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आउटपुट शुड बी 1 या क्लोज टू 1। ये थीटा के ऊपर ना एक हमने ना कंस्ट्रेंट सी लगाना चाह रहे हैं
थीटा ऐसा होना चाहिए कि करेक्ट आउटपुट पे करेक्ट आउटपुट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होनी चाहिए, इनकरेक्ट आउटपुट की प्रोबेबिलिटी 0 के करीब होनी चाहिए। वेल अगर ये प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव लॉग लिखा हुआ है ना ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई कैन यूज दिस एज अ लॉस फंक्शन, क्योंकि करेक्ट वाली हरकत पे मेरा लॉस 0 के पास होगा और इनकरेक्ट हरकतों पे जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए उन पे मेरा लॉस इन्फिनिटी की तरफ होगा। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स पे जब हम आते हैं तो हम आपको अक्सर लॉस फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में नज़र आएगा, इसलिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। तो अब क्लासिफिकेशन में भी हम पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं, जो मैंने पहले एग्जांपल यहाँ ड्रॉ की थी, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन थी, 2 क्लासेस थी आपकी। तो ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपके टारगेट्स बाइनरी हैं, यानी अगर आपका nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल अगर वो इस क्लास की है, इस क्लास का नाम दे देता हूँ C0, तो आप कहेंगे कि टारगेट की वैल्यू 0 है। और अगर आपकी वही वाली ट्रेनिंग एग्जाम्पल दूसरी क्लास की एग्जाम्पल थी तो आप कहेंगे उसका टारगेट शुड बी 1। टारगेट की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब हम चाहेंगे ये वी नीड टू कम अप विद अ वे जिसमें हमारे आउटपुट्स जो आते हैं, आउटपुट्स को आपने 0 और 1 जैसे टारगेट से मैच करना है। तो मैं चाहूँगा मेरे आउटपुट्स जो आ रही हैं ना वो भी 0 और 1 की तरह ही आउटपुट हो। ये बताइए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में अगर मैं आउटपुट इस तरह निकाल रहा हूँ रीलू करके, विल दिस वर्क? रीलू ऑफ समथिंग, वाई एन किस किस्म का आएगा रीलू से अगर आया? क्या ये 0 और 1 होंगी इसकी वैल्यूज वाई एन की? जीरो तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि माने वो 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है। यस, 0 तो हो सकती है लेकिन 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 तक भी आ सकता है आंसर। यहाँ पे लेट्स से 1 था, लेकिन 1 से बड़ा भी आंसर आ सकता है। तो रीलू माइट नॉट हेल्प अस फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। वी नीड टू यूज सम अदर फंक्शन। उसकी कंस्ट्रेंट ये बताता हूँ, मुझे कोई ऐसा y चाहिए जो 0 से 1 तक आंसर दे। मुझे कोई ऐसा y चाहिए जो 0 से 1 तक आंसर दे, फिर मैं टारगेट से कंपेयर कर सकता हूँ। वेल 0 से 1 क्या चीज़ होती है? 0 से 1 प्रोबेबिलिटी नहीं होती। यस सो ये हम इसको बाद में देखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ना ओवरऑल गोल बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। चूंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में अगर मैं एक क्लास में हूँ तो मेरा टारगेट 0 है, दूसरी क्लास में हूँ तो मेरा टारगेट 1 है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरी जो आउटपुट्स हैं वो भी 0 और 1 के बीच में हो। तो मैं आई वुड लाइक टू रिस्ट्रिक्ट माई आउटपुट्स टू लाई बिटवीन 0 एंड 1। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन हम अचीव कर लेते हैं तो फिर जो भी y है उसको मैं प्रोबेबिलिटी कह सकता हूँ। आई कैन ट्रीट इट, खुद मैं कहने लग जाऊँगा कि ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये 0 से 1 है। और किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है वो भी मैं खुद ही डिसाइड कर देता हूँ कि y को मैं कहूँगा क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी, नॉट क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी। मैं चाहता तो इसको कहता ये क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी है, पर ये मेरा मॉडलिंग डिसीजन है। हम बस कहते हैं कि एक मेरे पास न्यूरल नेटवर्क में से, इसको न्यूरल नेटवर्क से जोड़ते हैं, मेरे पास न्यूरल नेटवर्क में पीछे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड काम हो रहा हो, जो मर्जी यहाँ पे मेरे लिए ब्लैक बॉक्स आई है, यहाँ पे कोई इनपुट आई थी, जो भी थी, फीड हुई, आई डोंट नो क्या हुआ उधर, ये मेरा आखिरी न्यूरॉन है एक वाई। मैं ये चाहता हूँ कि वाई जो चीज़ आउटपुट कर रहा है वो 0 से 1 तक लाई करती हो, और उसको मैं इंटरप्रेट ऐसे करूँगा कि वो उसको मैं कहूँगा चूंकि वो 0 से 1 है इसलिए वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन किस चीज़ की मैं उसे कहता हूँ, मैं उसको कहूँगा ये क्लास 1 में होने की प्रोबेबिलिटी है। किसके? गिवन के आपके पास इनपुट में ये x आया था, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन क्लास 1 गिवन कि इनपुट x थी। ये मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूँगा वाई एन को। तो चूँकि क्लासेस 2 हैं तो दूसरी क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस वाई एन, है ना? मैं तेज़ जा रहा हूँ लेकिन आई होप आप मेरे यू कीपिंग अप विद मी। यस सर। अगर क्लास 1 में होने की प्रोबेबिलिटी वाई एन है तो क्लास 0 में होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस वाई एन है, क्योंकि क्लासेस ही 2 हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होना चाहिए। अब आते हैं मशीन लर्निंग की कंस्ट्रेंट क्या है, हम चाहते क्या होंगे? आइडियली हम चाहते ये होंगे कि जो, अब मैं ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग डेटा है सारा। ट्रेनिंग में आई नो कि जब आप मुझे एक्शन देते हैं तो आई नो कि उसकी कौन सी क्लास है। आपने मुझे बताया होता है उसका टारगेट ये है,
राइट? तो अगर मेरी nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी, अगर मेरी nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल क्लास 1 की थी तो टारगेट 1 होना चाहिए था, टारगेट था ही 1, और आउटपुट को मैं क्या चाहूँगा, yn में क्या चाहूँगा, ये भी 1 हो टारगेट के पास, है ना? यस सर। और अगर मेरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल क्लास 0 की थी तो मैं चाहूँगा कि yn 0 हो, विच मीन्स कि 1 माइनस yn जो है, यानी 0 क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी वो 1 हो। ये समझ आई एमन, रिमशा? यस सर। ये आपने ज़बरदस्ती यस कह दी। नो सर, फिर ठीक है, तो ये वो आइडियल चीज़ें जो मैं चाहूँगा। ओके, अब ऐसा करते हैं कि yn प्रोबेबिलिटी थी और नेगेटिव लॉग जो है ना, सिर्फ ये वाली हरकत नेगेटिव लॉग जब करते हैं ये प्रोबेबिलिटी को लॉस में कन्वर्ट कर देता है। क्या यही नहीं हो रहा था? ये जो हमने लॉस यहाँ डिफाइन किया था, ये क्या कर रहा था? प्रोबेबिलिटी को लेता था। नेगेटिव लॉग वाली हरकत जब हम करते थे हम उसको लॉस कहने लग जाते थे, क्योंकि वो अब 0 से इन्फिनिटी तक कोई चीज़ होती थी और हम चाहेंगे कि हमारा लॉस 0 ही रहे हमेशा, यानी सही डिसीजन पे हमें 0 लॉस पड़ रहा हो हर बारी और सही डिसीजन की प्रोबेबिलिटी 1 हो हमेशा। तो अब मैंने ये किया, प्रोबेबिलिटी तो निकल आई, और ये जो दो कंडीशंस है ना कि अगर क्लास 1 में थे तो yn 1 होना चाहिए, अगर क्लास 0 में थे तो 1 माइनस yn 1 होना चाहिए। इन yn और 1 माइनस yn को मैं लॉसेस में कन्वर्ट करता हूँ प्रोबेबिलिटीज़ की बजाय, तो मैंने उन दो के साथ सिर्फ माइनस लॉग में से गुजार दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ ब्रैकेट्स हैं, दिस इज माइनस लॉग ऑफ yn, दिस इज माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस yn। ये नोट करें, असल में इन दोनों बातों को मैं समराइज करता हूँ। दिस इज माइनस लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्लास, क्योंकि एक दफ़ा मैंने प्रोबेबिलिटी yn डाली थी, yn तो थी क्लास 1 में होने की और ये था भी क्लास 1 का, इधर मैंने 1 माइनस yn किया था, ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन क्लास 0 और उसकी सही क्लास थी भी 0। सो ये दोनों बातों की समरी ये है, आई एम जस्ट यूजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन द करेक्ट क्लास और उसका लॉस कंप्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, तो tn जो जब आप nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात करते हैं, nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल या क्लास 0 में है या क्लास 1 में है, यानी टारगेट या 0 है या 1 है, दोनों नहीं है, कोई एक होगा इनमें से। ये याद रखें, nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे टारगेट या 0 होगा या 1 होगा। ओके, इसका मतलब है कि अगर तो टारगेट 1 था तो करेक्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी ये थी और ये मेरा लॉस है। अगर टारगेट 1 था, अगर टारगेट 0 था तो करेक्ट क्लास यानी क्लास 0 में होने की प्रोबेबिलिटी तो ये है और मेरा करेक्ट वाला लॉस ये है, ठीक है? इनमें से कोई एक ही आएगा एज अ लॉस। nth एग्जाम्पल की बारी। अब मैं आपके लॉस फंक्शन पे आ जाता हूँ कि आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क है, वो ब्लैक बॉक्स जिसके पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेटेड जितने भी पैरामीटर्स थे, थीटा जो भी थे, मैं अब अपना ओवरऑल लॉस फंक्शन लेके आ रहा हूँ। वो ये करता है कि जितने भी आपने ऑपरेशंस, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन जो करना था कर लें, जब आप मुझे एंड पे प्रोबेबिलिटी देंगे ना ऑफ क्लास 1 और प्रोबेबिलिटी मैं ला सकता हूँ ऑफ क्लास 0, मैं कर क्या रहा हूँ अब? फॉर द nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल tn इज आइदर 0 और 1। अगर tn 1 है, अगर टारगेट 1 है क्लास 1, तो फिर ये लॉस होना चाहिए था। ओके, अगर टारगेट 1 है तो यहाँ पे tn 1 हो गया, ln yn आ गया, ये माइनस यहाँ पे पड़ा है तो आ गया ना ये वाला लॉस, माइनस ln yn आ गया अगर tn 1 है। लेकिन ये भी आ गया, लेकिन इसके अंदर 1 माइनस tn क्या है? व्हाट इज tn? 1। हाँ, tn मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि अभी क्लास 1 का ये पॉइंट था, तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये लॉस तो आएगा ही नहीं। तो जौन सा लॉस मैं कहता था ना कि इफ़ द पॉइंट बिलोंग्स टू क्लास 1 तो ये लॉस होना चाहिए था, वही लॉस पिक हुआ है। बट इफ़ द पॉइंट बिलोंग्स टू क्लास 0 तो ये लॉस होना चाहिए था, ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी तो ये थी और ये लॉस 0 होना चाहिए, तो ये जितना भी 0 से बड़ा है उतना लॉस है मेरा। So if tn is 0, then this term cancels out when tn is 0, and this term becomes 1. So you're just picking the relevant loss, you're picking the correct loss. ठीक है? ये जो फंक्शन है ना, and you're doing this for all examples. This function is called बाइनरी, क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये tn या 0 है या 1 होगा।
दिस इज कॉल्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। इसको क्रॉस एंट्रोपी क्यों कहते हैं इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, पर दिस इज कॉल्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। आप डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स यूज़ करेंगे, यू विल कम अक्रॉस दिस। सो मैं इसलिए ये थोड़ी सी जो है ना मैंने एफर्ट की कि वो यानी आई अपोलोजाइज कि आपको कुछ मैथमेटिक्स में से गुजारा है मैंने, पर इसलिए ताकि आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी टर्म जब आपके सामने आए तो आप डरे मत। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इज जस्ट पिकिंग द प्रोबेबिलिटी या द लॉस फॉर द करेक्ट डिसीजन। कि करेक्ट डिसीजन जब मैं लेता हूँ ना, तब आपने मुझे अगर लॉस ज़्यादा हुआ तो आपके पैरामीटर्स बहुत गंदे हैं, तो आपके पैरामीटर्स थीटा ऐसे होने चाहिए कि करेक्ट डिसीजन पे लॉस मिनिमाइज हो रहा हो। ठीक है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, और एग्जैक्टली जीरो तब होगा जब आउटपुट्स और टारगेट्स एग्जैक्टली मैच हो रहे होंगे। अब ये कि टाइम वैसे काफ़ी हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि बाकी फिर हम बाद में कर लेंगे। अगर सिर्फ लॉस फंक्शंस की बात करें ना, तो लॉस फंक्शंस भी अभी पूरे नहीं हुए। लॉस फंक्शन हमने, मैं बस समराइज करता हूँ, हमने रिग्रेशन के लिए लॉस फंक्शन देख लिए, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें आपने पॉइंट्स में से कर्व फिट करना है, उसमें यूनिवेरिएट भी हमने देख लिए, मल्टीवेरिएट भी, वो बेसिकली सम स्क्वेयर्ड एरर था। हमने क्लासिफिकेशन के लिए भी लॉस देखा है, वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए था, और वो ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है। जो हमने नहीं किया वो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। सो दिस इज द ओनली लॉस फंक्शन जो अब रह गया है। आप मुझे लगता है जितनी भी कंप्यूटर विजन कर लें, आपके मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लॉस फंक्शंस इन्हीं चार में से होते होंगे, इन्हीं चार पे बिल्ड होते होंगे। इसेंशली यही है वो लॉस फंक्शंस। रिग्रेशन के दो, यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट, और बाइनरी क्लासिफिकेशन के, सॉरी क्लासिफिकेशन के दो, एक बाइनरी और एक मल्टी क्लास। मल्टी क्लास अगली दफ़ा देख लेंगे। अगली दफ़ा ये भी देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे शर्त लगाई थी ना, इफ़ कंडीशन थी, इफ़ आउटपुट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू लाई बिटवीन 0 and 1, ये अब ट्रिक्स देखेंगे कि रीलू से तो हमसे ये नहीं हुआ, तो वो कैसे फंक्शंस होते होंगे कि जिससे हम आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दें बिटवीन 0 and 1। इसी तरह अगली दफ़ा और भी कई और नॉन लीनियर फंक्शंस देखेंगे रीलू से हट के, जो हमारे प्रॉब्लम्स के लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा कवर कर लेते हैं।